सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक और एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग। तो आज से स्टार्ट होने जा रहा है एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी दिनों के बाद पीवाईक्यू सीरीज़, एंड ये रहने वाला है पार्ट 4 ऑफ द पीवाईक्यू सीरीज़। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 कर चुके हैं एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि ऐसा नहीं कि आपस में तीनों लिंक्ड हैं कुछ, क्योंकि जो भी मैं पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट करता हूँ वो स्टार्ट होती है एकदम आपकी एकदम बिगनिंग से, ठीक है। और यहाँ पे भी हम सारी चीज़ें एकदम ज़ीरो से स्क्रैच से स्टार्ट करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्रीवियस पीवाईक्यू सीरीज़ नहीं देखी है तो ये आपको समझ में नहीं आएगी, उनका इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर इन फ्यूचर पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 5 स्टार्ट होगी तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा, ठीक है। तो फिर स्टार्ट किया जाए, एक बार कंफर्म करेंगे सभी लोग। गुड मॉर्निंग सभी को, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं भैया। करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंक्लूड करना, इससे प्रखर पंडित रुको तो आखिर में तुम्हें पता चल जाएगा कि है कि नहीं है, क्या है इस बार क्या नहीं है, आखिर में तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो कुछ चीज़ें यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने प्रीवियस जो वीडियो डाला था स्ट्रैटेजी वाला, उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि भाई आपको यहाँ पे बेसिक से सारी चीज़ें यहाँ पे मैं करवाने वाला हूँ। यहाँ पे चीज़ें मिक्स्ड रहने वाली हैं, दैट मीन्स कि हम लोग साइंस, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सबके क्वेश्चन यहाँ पे करने वाले हैं। बस आपका काम सिर्फ यहाँ पे इतना होना चाहिए कि सिर्फ आपको नोट्स इसके बनाते चलना है हर एक क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चंस यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं? टोटल 20 क्वेश्चंस करेंगे। कुछ लोग हो सकता है इक्का दुक्का मुझे कमेंट्स देखने को मिल जाए ऐसे 25 करवा दीजिए, वो तो अगर मैं 25 कराऊंगा तो वो ये भी मिलेंगे कि भाई 20 करवा दीजिए। वो आपका काम नहीं है कि 20 की 25, मैं 25 भी कराऊंगा, लेकिन जितना मैं करवा रहा हूँ सिर्फ आपको उतना करते जाना, शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ, बिना ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चंस किए हुए। फीडबैक आपका मोस्ट वेलकम है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा वो मत करने की कोशिश करना कि सर ऐसे हो जाता तो वैसे हो जाता, ठीक है। क्योंकि जितना यहाँ पे मैं कराऊंगा दैट वुड बी सफिशेंट, ठीक है। सफिशेंट का मतलब ये है कि अगर आपकी जीके 0 भी है, यानी कि आप एकदम अभी 12th पास करके भी क्यों ना आए हो, तो भी अगर इस पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4 में अगर आप रेगुलर हो गए, ये मेरी गारंटी है कि आपको कितना महीना है, हम लोग का टारगेट क्या है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। इसके बियॉन्ड तो जाने वाली नहीं है सितंबर के बियॉन्ड, क्योंकि सितंबर के बियॉन्ड आपका सीजीएल का पेपर नहीं जाने वाला है, सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब रफली ऑन एन एवरेज 40 लेक्चर्स के तकरीबन होंगे, 40 लेक्चर्स, ठीक है। 45 भी हो सकते हैं, 38 भी हो सकते हैं, मतलब एवरेज मैं मान के चलूँ 40। इन 40 लेक्चर से अगर आपकी जीके 0 भी है तो इन 40 लेक्चर को विद इन आप ये मान लो कि 2.5 महीना आप उस बंदे से compete कर रहे होंगे जो हो सकता है 1 साल से जीके पढ़ रहा हो या 2 साल से जीके पढ़ रहा हो, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन आपको सारी चीज़ें शिद्दत से करनी होंगी। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे बोलेंगे कि सर जो पीवाईक्यू सीरीज़ के जो नोट्स हैं वो कहाँ पे मिलेंगे? वो भी मिलेंगे एप्लीकेशन पे, मैं आपको बता दूँ। लेकिन मैं आपको ये चीज़ पहले ही बता दूँ, दैट इज़ कि पहले कोशिश करिए अगर आप खुद से नोट्स बना सकें तो वो बेटर होगा, ठीक है। अगर आप सेल्फ नोट्स बना सकें तो, खुद से नोट्स बना सकें तो। लेकिन मुझे पता है काफ़ी सारे यहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। जैसे कभी बात हो रही थी, एक बंदा है वो बैंक में भी क्लर्क है, तो बोल रहा था कि सर क्या मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोग हैं जो वर्किंग हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग हैं, या फिर आपके पास टाइम नहीं मिलता क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं, और आपको जो यहाँ पे नोट्स आपको मिलने वाले हैं जो यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा एप्लीकेशन पे, तो वो आपको अगर ढंग से समझ में आ जाते हैं तो आप उन नोट से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए अगर आप बना सकते हैं, आपके पास टाइम है तो, क्योंकि लास्ट में खुद के नोट्स थोड़ा ज़्यादा समझ में आते हैं। बाकी वो आपका डिसीजन होगा कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं या फिर जो आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। कहाँ से नोट्स आपको मिलेंगे, सारी चीज़ें लास्ट में डिस्कस करेंगे कि नोट्स वगैरह आपको कहाँ से मिलेंगे, एप्लीकेशन, वेबसाइट, सारी चीज़ें। अभी स्टार्ट करते हैं विद दी पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4 लेक्चर 1 क्वेश्चन नंबर 1। और हाँ, एक चीज़ यहाँ पे और आपको बता दूँ, एंड दैट इज़ कि ये जो पीवाईक्यू सीरीज़ है सीजीएल को टारगेट कर रही है। लेकिन मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि एसएससी जब जीके के क्वेश्चन पूछता है, वो सीजीएल का पेपर हो, सीएचएसएल का हो, एमटीएस का हो, स्टेनो का हो, एसएससी जीडी का हो,
किसी भी एसएससी जेई का हो, सिलेक्शन पोस्ट का हो, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। इसलिए मुझे पता है अभी यहाँ पे एसएससी एमटीएस और एसएससी स्टेनो का एग्ज़ाम भी जस्ट सीजीएल के बाद लगा हुआ है, तो इक्वली इम्पॉर्टेंट है इन एग्ज़ाम्स के लिए भी। टारगेट हम सीजीएल को कर रहे हैं, लेकिन इन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये इक्वली हेल्पफुल रहेगी पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज स्टैब्लिश द किंगडम ऑफ विजयनगर? निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना करी? संगम डायनेस्टी, तुलुव डायनेस्टी, सोम डायनेस्टी या फिर नगम डायनेस्टी? विजयनगर, विजयनगर जो है ये एक डायनेस्टी की अगर बात करें तो डायनेस्टी नहीं थी, विजयनगर वॉज एन एम्पायर। ये एक एम्पायर था जो कि कहाँ पे सिचुएटेड था? ये साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया का मतलब है यहाँ पे आपकी कृष्णा रिवर है, यहाँ पे उसकी ट्रिब्यूटरी तुंगभद्रा, और यहाँ पे है आप, यहाँ पे इसके पूरा जो नीचे वाला पार्ट था दैट वाज विजयनगर एम्पायर। अब यहाँ पे मैंने तुंगभद्रा की बात क्यों की? ये तुंगभद्रा कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, उसकी शाखा है, एक सहायक नदी है। बहुत सारी सहायक नदी हम आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे जब कृष्णा रिवर की बात आएगी तो, ठीक है। भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, कोयना है, घाटप्रभा है, मालप्रभा है, ये सारी हैं। लेकिन तुंगभद्रा की हमने इसलिए बात की क्योंकि जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल थी, जो राजधानी थी, वो थी हम्पी, जो कि उस समय की एक देवी हुआ करती थी जिनको हम देवी पार्वती से रिलेट करते हैं, पंपा देवी। जैसे कि विरूपाक्ष आप मंदिर का नाम सुनेंगे, विरूपाक्ष मंदिर हम लोग आगे देखेंगे किसने क्या बनवाया। 2 विरूपाक्ष मंदिर थे, एक हम्पी में भी था, एक हम्पी में भी था, ठीक है, जिसको लक्कन दंडेश्वर ने बनवाया, जो विजयनगर डायनेस्टी के विजयनगर एम्पायर के एक रूलर थे। तो विरूपाक्ष को हम कंपेयर करते हैं शिव जी से और पंपा देवी को पार्वती जी से, तो उन्हीं पे नेम पे बेस था ये हम्पी नाम, जो कि तुंगभद्रा के बैंक्स पे लोकेटेड था। तो कैपिटल आप समझ गए क्या थी और किसके बैंक्स पे लोकेटेड थी, और विजयनगर एम्पायर का लोकेशन आप समझ गए कहाँ पे था। अब हम बोलते हैं इसको विजयनगर, लेकिन उस समय के जो कंटेम्प्रेरीज हुआ करते थे, समकालीन हुआ करते थे, जैसे कि इसी के जस्ट ऊपर ही एक किंगडम था, बहमानी किंगडम। ये लोग विजयनगर नहीं बोलते थे इनको, ये क्या बोलते थे फिर? ये इनको बोलते थे कर्नाटक, कर्नाटक साम्राज्यमऊ, साम्राज्यमऊ। ये उनके कंटेम्प्रेरीज इनको बुलाया करते थे। ये जो विजयनगर एम्पायर है, ये 2 भाई थे, हरिहर और बुक्का, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया, हरिहर एंड बुक्का। ये माने जाते हैं कि फ्यूडेटरीज थे, यानी कि सामंत थे, किसके? ककातियाज के। ककातिया यहाँ पे एक डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिसकी राजधानी, ककातिया की बात कर रहा हूँ, उतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, बस इसकी राजधानी थोड़ा सा पता होना चाहिए, वारंगल थी। इनके फ्यूडेटरीज थे, इनके सामंत थे, और इसी समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी का रूल चल रहा था, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बहमानीस को अभी बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब आएगा क्वेश्चन तो तब डिस्कस करेंगे, बिकॉज अभी आगे काफ़ी लेक्चर्स हमें करने हैं। विजयनगर एम्पायर की अगर बात करें कब स्टैब्लिश हुआ था, 1336 AD में, 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और ये जो दोनों भाई हैं, इन्होंने संगम डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट किया। अभी एम्पायर और डायनेस्टी में क्या अंतर होता है थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये उत्तर प्रदेश है राज्य, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कभी सपा ने रूल किया, कभी बसपा ने किया, अभी भाजपा कर रही है, हो सकता है आगे फिर पार्टी चेंज हो। तो ये क्या है, स्टेट सेम है यूपी, लेकिन उसमें पार्टीज बदल रही हैं। इसी तरह से यहाँ पे 4 टोटल आपकी डायनेस्टीज़ का रूल रहा, किसमें? विजयनगर एम्पायर में। कौन कौन से? संगम, सुलुवा, तुलुवा और अराईवीडू, ये 4 डायनेस्टीज़ का रूल रहा। हमें थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1336 AD से लेके 1485 AD। सुलुवा की अगर बात करें 1485 AD से लेके 1505 AD। तुलुवा डायनेस्टी की अगर बात करें, जिससे कि द मोस्ट फेमस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर वॉज KDR, दैट इज कृष्णदेवराय, जो कि तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और ये पर्टिकुलर डायनेस्टी का रूल रहा 1505 से लेके 1570, 1570 तक। और अराईवीडू इसमें लास्ट डायनेस्टी थी, 1570 से लेके 1645 तक इसने रूल किया। क्लियर यहाँ तक? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ये आपको रिटेन रखी हैं अभी के लिए विजयनगर एम्पायर को लेके।
फिर इससे हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कौन से ट्रैवलर्स आए, केडीआर के टाइटल्स क्या थे, केडीआर ने कौन कौन सी बुक लिखी थी। क्लियर इतनी चीज़, आगे बढ़ते हैं। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडियल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्रवाई के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया। साल्वेशन, भक्ति, गॉड या फिर एजुकेशन। साल्वेशन मतलब एक तरह से मोक्ष, भक्ति, भगवान और शिक्षा। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें तो इसकी स्टैब्लिशमेंट है या फिर इसकी स्थापना किसने करी थी? ये करी थी नरेंद्र नाथ दत्ता ने। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, नरेंद्र नाथ दत्ता ये कौन है? तो ये है बचपन का नाम किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के ये बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्ता। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर मिशन की स्थापना करी थी जिसको हम जानते हैं रामकृष्ण मिशन के नाम से। विवेकानंद जी से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इनका बर्थ और इनका डेथ कब हुआ था। बना है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको एक एक चीज़ को नोट करते रहना, मेरे मुंह से निकली हर एक शब्द को, ठीक है। मेरे मुंह से निकले हर एक शब्द को तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ लेक्चर्स, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल 20 लेक्चर्स के बाद ऐसा कुछ 15-20, मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं, क्योंकि उस समय हम रिवाइज कर रहे होंगे। तो मैंने बोला विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ, वो मैं तभी बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को पहले लिख चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक है। तो 12 जनवरी 1863, 12 जैन 1863 को इनका बर्थ होता है और 4 जुलाई 1902 को इनकी डेथ होती है। इसी दिन को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाते हैं ज़रा कमेंट में बताएंगे। क्लियर इतनी चीज़? इनके बचपन का नाम देख लिया। इनके कुछ बुक्स भी हैं जैसे कि प्रबुद्ध भारत, ये बुक्स तो नहीं बोलेंगे, न्यूज़पेपर है इनके, बुक्स अभी वो भी देखते हैं। तो प्रबुद्ध भारत एक इन्होंने न्यूज़पेपर निकाला, किस लैंग्वेज में गेस करिए, कोई गेसेस? और उद्बोधन निकाला। उद्बोधन ये जो निकाला इन्होंने ये इंग्लिश लैंग्वेज में निकाला, और उद्बोधन निकाला बंगाली लैंग्वेज में, बिकॉज बंगाली थे ये। क्लियर इतनी चीज़ स्वामी विवेकानंद जी के रिगार्डिंग, ठीक है। और इनकी बुक्स की अगर बात करें तो कर्म योग, राजयोग, ये इनकी बुक्स के नाम है। इस पर्टिकुलर मिशन की स्टैब्लिशमेंट इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे करी थी, ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी के नाम पे करी थी, जो इनके गुरु थे, जिनका नाम बचपन का नाम क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है, गंगाधर चट्टोपाध्याय, ठीक। इस पर्टिकुलर मिशन की स्टैब्लिशमेंट करी थी 1 मई 1897 को। हेडक्वार्टर बेलूर मठ। स्वामी विवेकानंद जी का एक रॉक मेमोरियल इनके नाम पे, जहाँ पे बैठ के इन्होंने मेडिटेशन किया था, जहाँ पे अभी पीएम मोदी चुनाव के बाद गए थे मेडिटेशन करने, ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये तमिलनाडु में है। 1893 में इन्होंने फेमस शिकागो की स्पीच दी थी। तो इसमें मिशन के थ्रू ये मानना था कि आप सोशल सर्विस करिए, दूसरों की मदद करिए, सेल्फलेस एक्शन करिए, यानी जब आप कोई भी काम करिए तो ये मान के ना करिए कि इससे मेरा क्या फ़ायदा हो सकता है, मेरा नेम और फेम कैसे बन सकता है, कैसे लोग मुझे पहचानेंगे और ये सब। आप बस सेल्फलेस, बिना इस भावना के कि भाई मुझे क्या मिल जाएगा इससे, उस भावना से काम करिए, तो उससे आपको साल्वेशन मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। यानी कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो एविल फोर्सेस हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल यूथ डे का, तो इंटरनेशनल यूथ डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की अगर बात आएगी तो ये है 12 अगस्त को। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। जरा बताएंगे 23 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली कन्वर्ट्स न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी? कौन सा कोशिकांग है, कौन सा कोशिका का वो अंग है जो न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करता है? बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। अब हम लंबे प्रोसेस में पूरे में नहीं जाएंगे, अभी के लिए सिर्फ यहीं पे सेल पे कन्फाइंड रहेंगे, सेल ऑर्गेनली पे। धीरे धीरे हमें लाइफ प्रोसेस, किस तरह से एनर्जी बनती है, किस तरह से वो ब्रेक होती है, वो सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आते हैं सेल पे, कोशिका पे, विच इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मूलभूत इकाई होती है ये, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे केमिस्ट्री में सेम इसी तरह से होते हैं हमारे एटम्स, परमाणु,
जैसे हमारे घर बनता है ईंटों से कमरे बनते हैं, कमरों से ऐसे पूरा घर बन जाता है, ऐसे ही हमारी जो बॉडी होती है, ना सिर्फ हमारी बॉडी, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो हर कोई सेल का बना हुआ है। एक बड़ी अच्छी बात आती है कि क्या वायरस के अंदर भी सेल होता है क्या? तो वायरस के में सेल नहीं होता है। तो ये एक, हम इसको नॉन लिविंग, वैसे तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का होता है वायरस, लेकिन इसको हम नॉन लिविंग एंटिटी ट्रीट करते हैं। खैर उसको साइड करिए, तो सेल के बारे में आप समझिए। सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने करी थी, इसकी खोज किसने करी थी, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हु डिस्कवर्ड दी सेल? तो डिस्कवरी इसकी करी थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक किस में करी थी? कॉर्क में, जो लकड़ी का टुकड़ा होता है। कब करी थी? 1664 में करी थी। और ये है डेड सेल, यानी मृत कोशिका थी, जीवित नहीं। लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी, यानी कि जीवंत कोशिका की डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक कब करी थी? 1675 में करी थी। क्लियर? अब बोल रहा है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, कौन सा कोशिकांग है? तो सारे कोशिकांगों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ये बड़ा होगा, लेकिन ये है कि आप सारी चीज़ें सेल के बारे में समझ जाएंगे। और अगर आप थोड़ा बहुत भी अवगत होंगे, अपने PYQs देखे होंगे, तो आपको पता है कि बायोलॉजी में या फिर पूरी साइंस में इससे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कोई सेल से, क्योंकि इससे क्वेश्चन 100% श्योरिटी के साथ आता है। जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान से श्योरिटी के साथ क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैसे जैसे पॉलिटी में आपका फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट, DPSP से फॉर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वैसे यहाँ पे इस पे सेल टॉपिक से है। तो सेल की जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर हम बोल सकते हैं कवरिंग होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। इसी को ही हम प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? ये प्रोटीन एंड लिपिड्स की बनी होती है। आधा प्रोटीन, रफली 50% प्रोटीन एंड रफली 50% लिपिड्स होता है इसमें। देन इसके अंदर देखने को मिलता है साइटोप्लाज्म। लेकिन कई बार आपको देखने को मिलेगी दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली का मतलब हो गया कि दो दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको सेल वॉल भी देखने को मिल जाएगी। सर कहाँ कहाँ पे? तो ये तुमको देखने को मिलेगी जो प्लांट्स होते हैं, यानी जो पादप कोशिका होती है, जो फंगस होता है यानी जो कवक होता है, जो जीवाणु यानी कि जो आपका बैक्टीरिया होता है, इन सब में आपको देखने को मिलती है सेल वॉल। और ये किसकी बनी होती है? ये प्लांट्स में बनी होती है सेल्यूलोज की। ये फंगस में बनी होती है एक कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसका नाम चिटिन या काइटिन होता है। ये हम आगे भी देखेंगे, जब हम देखेंगे ऑर्थ्रोपोडा संघ के बारे में, तो वहाँ पे देखेंगे उसका एक्सोस्केलेटन बना होता है इसी का। बैक्टीरिया की जो आउटर जो सेल वॉल है वो पेप्टिन या फिर इसको पेप्टिडोग्लाइकन, इन शॉर्ट पेप्टिन बोलते हैं इसको। और इसकी जो स्लाइम लेयर है, इसमें एक स्लाइम लेयर होती है, ध्यान रखना, वो भी मैं बता देता हूँ। स्लाइम लेयर बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। अब यहाँ पे देखते हैं जो हम सेल ऑर्गेनल यहाँ पे अंदर देख पा रहे हैं, जो कि ये साइटोप्लाज्म में मतलब फ्लोट कर रहे हैं एक तरह से। साइटोप्लाज्म क्या है? कोशिका द्रव्य बोलते हैं इसको। ये जेली लाइक मैट्रिक्स होता है जहाँ पे आपके ये सेल ऑर्गेनल जो हैं वो फ्लोट करें। सर सेल ऑर्गेनल भी अब क्वेश्चन आ सकता है, ये क्या होते हैं? तो ये फंक्शनल यूनिट होते हैं सेल के। जो सेल काम कर रहा है, डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर पा रहा है, वो इन्हीं फंक्शनल यूनिट की वजह से परफॉर्म कर पा रहा है, जिनको हम सेल ऑर्गेनली के नाम से जानते हैं, कि जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये एनर्जी बनाता है। एनर्जी किसके फॉर्म में बनाता है? ये ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी बनाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट से जो एनर्जी पूछा गया क्वेश्चन, उसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। कई बार तो नहीं, लेकिन कभी कभी एक बार क्वेश्चन SSC ने पूछ लिया था इसका डायामीटर कितना होता है, तो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर का इसका डायामीटर यानी कि व्यास होता है। ठीक, क्लियर? अच्छा, इसमें तुम्हें देखने को मिल रही होंगी दो मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे, एक आउटर और एक इनर। ये हम बोल सकते हैं वन ऑफ द फ्यू या फिर वेरी फ्यू एक सेल ऑर्गेनल है जिसमें कि दो मेम्ब्रेन है। ध्यान से इस चीज़ को जरा समझना कि ज़्यादातर जितने राइबोसोम को अगर हम छोड़ दें, राइबोसोम इज अ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है ये, यानी इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, कोई भी झिल्ली नहीं होती है, ठीक है। बाकी सब में होती है, एक एक होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में 2 होती है, आउटर और इनर। और ये जो ATP बन रहा है ये अंदर वाली में बन रहा है, इनर जो मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की उसमें बन रही है।
न्यूक्लियस पे आते हैं। न्यूक्लियस ये सबसे सेंटर में बैठा हुआ है, इसको हम केंद्रक या फिर नाभिक के नाम से जानते हैं। इसकी डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अभी सेल थ्योरी वगैरह मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आगे भी जैसे कि मैंने आपको बताया आगे भी सेल से क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इस वजह से मैं कहीं कहीं पे चीज़ों को लिमिट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको अभी प्रो कैरियोट और यू कैरियोट में डिफरेंस नहीं समझाऊंगा। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस हमारा। न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है, ध्यान रखना। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, और ये जो न्यूक्लियोलस होता है ये डॉट डॉट दिख रहा है तुमको कुछ, यही है राइबोसोम जिसके भी मैं चर्चा कर रहा था। ये देखो राइबोसोम, ये होते हैं प्रोटीन के सेंटर, ये प्रोटीन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो ये डॉट डॉट होते हैं राइबोसोम। और इसी राइबोसोम की वजह से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, जिसको हम बोलते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये रफ बनता है। ये देख रहे हैं आप डॉट 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 डॉट, ये राइबोसोम जाके चपक गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वॉल्स पे। कहीं कहीं जहाँ नहीं चपक पाए तो वो स्मूथ हो गया, और जहाँ पे चपक गया वो रफ हो गया, खुरदुरा अंतःप्राविद्या जालिका हो गई। ये बना कौन रहा है राइबोसोम? तो यही न्यूक्लियोलस बना रहा है, जो इसके अंदर बैठा हुआ है न्यूक्लियस के अंदर। तो कौन इसको फॉर्म कर रहा है? इसको फॉर्म कर रहा है न्यूक्लियोलस। ठीक, अब यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? तो जो ईआर है अंतःप्राद्रव्य जालिका, इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का। ये ट्रांसपोर्टेशन करता है, किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो ये ट्रांसपोर्टेशन करता है प्रोटीन्स का एंड फैट्स एंड लिपिड्स का, ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। लेकिन ये आता कहाँ से है? ये आता है, प्रोटीन आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, जो खुरदुरा वाला अंतःप्राद्रव्य जालिका, और जो स्मूथ है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो फैट्स एंड लिपिड का सिंथेसिस करता है। प्लस ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, ध्यान रखना, डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, जो अनवांटेड ड्रग्स वगैरह होते हैं उनको यहाँ से सेल से रिमूव करने का काम करता है। क्लियर इतनी चीज़? अब आते हैं अगले वाले पे, एंड दैट इज लाइजोसोम। तो लाइजोस या फिर उससे पहले गोल्गी अपरेटस आ जाते हैं। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट्स ने बनाया, रफ और स्मूथ ने, इसको ट्रांसपोर्ट करके गोल्गी अपरेटस के पास पहुंचाया जाएगा, जो कि इसकी करेगा पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग। ये जो पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग यहाँ पे होगी, इसी वजह से इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पोस्ट ऑफिस बोल देते हैं सेल का। खत्म बात। अभी कैसे खत्म? एक और सेल ऑर्गेनल। अब क्योंकि सेल ऑर्गेनल देख रहे हैं तो सारे सेल ऑर्गेनल देखेंगे। डीएनए अभी मैंने जानबूझ के छोड़ा, आगे देखेंगे तो कोई क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम से बना होता है डीएनए और प्रोटीन्स का, वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे। यहीं पर हम एक ड्रॉ कर लेते हैं, ये सेल ऑर्गेनल जो यहाँ पर ड्रॉ नहीं है, दैट इज़ पेरोक्सिसोम। ये जो पेरोक्सिसोम है, इसका क्या काम होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जगह, चलो यहीं पे लिख देते हैं। पेरोक्सिसोम का काम होता है कि ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स बनाना। ये ऑक्सीडेटिव क्रिस्टल्स क्या करेंगे? ये जो हैं कर देंगे डिटॉक्सिफिकेशन में, ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, यानी कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उनको निकाल देंगे, डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगे। प्लस ये आपके फैटी एसिड्स को ब्रेक करने में भी हेल्प करते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं उनको ब्रेक करने में इनका इन्वॉल्वमेंट होता है पेरोक्सिसोम का। कुछ और यहाँ पे नहीं है। ठीक, आंसर क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ और तो, और ये आपको पता होना चाहिए, कैमिलियो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी डिस्कवरी करी थी। और कैमिलियो गोल्गी हम देखेंगे आगे चल के, न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो भी कैमिलियो गोल्गी। हाँ, लाइजोसोम छूट रहा है। लाइजोसोम का काम क्या होता है? तो लाइजोसोम का काम ये होता है कि जब कोई काम नहीं कर रहा होता है, जब कोई भी सेल ऑर्गेनल काम नहीं कर रहा होता है, तो ये देखता है कि नहीं काम कर रहा है, तो ये फट जाता है या फिर इसकी, ठीक है, तो ये क्या होता है इसमें? तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है इसमें। ठीक है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक लिख दिया गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और जब इसकी मतलब ये फटता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम निकलता है, तो इसमें डाइजेस्टिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि ये सेल को पूरा डाइजेस्ट कर लेता है, और इसीलिए इसको हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोलते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अभी इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, करंट अफेयर्स का जो लेक्चर किया था, अगर आपको याद हो, तो उसमें मैंने नागास्त्र करके एक बताया था, जो कामिकाजे ड्रोन हमने बनाया इंडिजिनसली भारत ने। तो वो क्या है कि वो देखता है कि भाई ये टारगेट, और उसमें जाके भिड़ जाता है, खुद मरता है और बाकी सबको मार डालता है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था वो सुसाइड ड्रोन। तो वैसे ही सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
ठीक है, हाँ आतंकवादी टाइप है ये, ठीक है, आतंकवादी टाइप है ये, ठीक। चलिए, और एक चीज़ हाँ याद रखिएगा, इसमें जो गोल्गी बॉडीज़ होती हैं इसमें दो फेज़ होते हैं, एक तो सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है। सिस और ट्रांस, सिस से चीज़ें लेता है गोल्गी अपरेटस और ट्रांस से बाहर छोड़ता है, सिस से लेता है ट्रांस से बाहर छोड़ता है, ठीक है, क्लियर। और अभी आगे और क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे। तो सिस कौन सा फेस होता है, ये आपका जहाँ से लेता है जो भी चीज़ें हैं और जहाँ से छोड़ता है उसको हम ट्रांस फेस बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। सर उसके रिगार्डिंग मैं भी ये बताऊंगा, ठीक है, लेक्चर के लास्ट में कि कैसे क्या नोट्स के रिगार्डिंग। चलिए, द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशनड इन दी समागम, सॉरी संगम नॉट समागम, समागम बैच चलता है ना हम लोग का सीडीएस का, तो इसलिए संगम पोएम्स मीन्स, संगम कविताओं में उल्लेखित तमिल शब्द मूवेंदर का क्या अर्थ है। थ्री कॉनकेव शेप, कॉनकेव इसमें ट्रांस होता है, जैसे ना था आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलो लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ट्रांस फेस होता है आपका ये जो कॉनकेव होता है, ठीक है, कॉनकेव साइड होता है ट्रांस फेस, क्लियर। चलो अभी आगे बढ़ें। तो द तमिल वर्ड मूवेंदर मेंशनड इन दिस संगम पोएम्स मीन्स, तो इसको क्या बोलते हैं जो मूवेंदर है, तो ये होते हैं हमारे तीन चीफ्स को बोलते हैं। तीन चीफ मतलब चेरा, चोला और पांड्या। ये संगम एज क्या है, संगम पीरियड क्या है, तो 3rd सेंचुरी बीसी, 3rd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम संगम एज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ या फिर एम्पायर रूल कर रहे थे साउथ इंडिया में, चेरा, चोला और पांड्या, डिफरेंट टाइम्स में और कुछ टाइम के लिए सेम टाइम पे। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बनता है, कैपिटल क्या है, इनका सिंबल क्या था, इनकी पोर्ट क्या थे, बस इतना ही क्वेश्चन बनता है, और थोड़ा इधर एक का दुक्का और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चेरा की जो कैपिटल थी दैट वाज मुशरी, ठीक है, सॉरी मुशरी नहीं थी, इनकी कैपिटल वंजी थी, वंजी ना, मुजरी तो इनकी कैपिटल वो पोर्ट थी, ठीक है, कैपिटल नहीं थी, पोर्ट थी, यानी कि बंदरगाह था। मुजरी थी और टोंडी थी, ध्यान रखना, 2 पोर्ट साइट थी इनकी, मुजरी और टोंडी। पांड्या पे आते हैं। अच्छा, चेरा का सिंबल क्या था, चेरा का सिंबल था, और अभी मुझे याद आ रहा है मैंने 23 जनवरी आपसे पीछे पूछा था, दैट वाज पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र जी की बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है। तो चेरा की अगर बात करें तो इनका जो सिंबल था दैट वाज बो एंड एरो, जो हमारे राम भगवान का था, राम जी का था, बो एंड एरो। देन आते हैं पांड्या पे। पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई, जो कि टेम्पल्स के लिए फेमस है काफ़ी, और पांड्यास की जो पोर्ट साइट थी दैट वाज कोलकाई, पूछा है अभी सिलेक्शन पोस्ट में, सेम क्वेश्चन। चोला की अगर बात करें तो इनका जो कैपिटल था दैट वाज उरायूर, ठीक है, तंजौर भी इनका कैपिटल था, और गंगई कोंडा चोलापुरम भी इनका कैपिटल था राजेंद्र चोला 1 के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गंगई कोंडा चोलापुरम, ठीक है, चोलापुरम। चोला की अगर डायनेस्टी की बात करें तो इनका सिंबल था, अच्छा पांड्यास का क्या था सिंबल, इनका फिश था, चोलास का टाइगर था, और इनकी पोर्ट साइट क्या थी, पूहड़, या फिर इसी को ही हम कावेरी पट्टनम के नाम से जानते हैं, कावेरी पट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, मुवेंदा वेलन से कंफ्यूज मत कर लेना इसको, मुवेंदा वेलन से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये कौन होते थे, ये पेजेंट होते थे, एक तरह से किसान होते थे, जो कि इन मुवेंदर के अंडर में सर्व करते थे। और एक टेक्स्ट का नाम भी जरा ध्यान रखना यहाँ पे, तोलका पीएम, ठीक है, तोलका पीएम क्या था, दूसरी संगम हुई थी, संगम का मतलब है कि मीटिंग ऑफ पोएट्स, जो बड़े बड़े पोएट्स थे, जो नॉलेजेबल लोग थे, उनकी मीटिंग हुई थी, जिनको हम संगम्स के नाम से जानते हैं। टोटल 3 संगम हुए थे। तो तोलका पीएम एक तमिल टेक्स्ट है जो कि 2nd संगम में कंपोज हुआ था, जो दूसरी हमारी संगम हुई थी उसमें कंपोज हुआ था यह तोलका पीएम, ठीक है। धम्म महामात्रा, ये अशोक के टाइम पे ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, ये देखने के लिए कि क्या लोग धम्मा दैट इज धर्म को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। और ये रिच कौन होते थे, रिच पेजेंट्स होते थे वेल्लालर, ध्यान रखना, ये वेल्लालर कौन होते थे, जो रिच पेजेंट्स होते थे, इनको हम बोलते थे वेल्लालर। आगे बढ़ते हैं 5th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस
डिड ज्योति, और एक चीज़ कि जो मेगास्थनीज, अगर आपने नाम सुना है मेगास्थनीज का, जिसने इंडिका किताब लिखी थी, उसने पांड्यास के बारे में बताया था उसने, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है मेगास्थनीज तो कोई नहीं, आगे हम देखेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी इन 1873, किस लैंग्वेज में इन्होंने लिखी थी गुलामगिरी को? कपाडपुरम में हुई थी सेकंड संगम, बिल्कुल सही है। वेल्ले की तरह घूम रहे हैं, ठीक है, वेल्ले की तरह घूम रहे हैं, तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं कि ये लोग वेल्ले हैं। क्यों वेल्ले हैं? क्योंकि ये लोग बहुत अमीर हैं, ठीक है, तो घूम सकते हैं उस तरह से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी इन 1873? ज्योतिबा फूले की अगर बात करें तो एक गार्डनर या फिर माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। महाराष्ट्र रीजन में इन्होंने अपना एक सत्य शोधक समाज स्टार्ट किया था। ये जो सत्य शोधक समाज है, इसका काम था कि किस तरह से जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर उठाया जाए, उनका उत्थान किया जाए। 1873 में इसको ये बनाते हैं बॉम्बे में, ठीक है, या फिर आपका जो बॉम्बे ही है वहीं पे। तो वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? मराठी। तो ऑब्वियस सी बात है उसी मराठी लैंग्वेज में लिखेंगे। अब इंग्लिश लैंग्वेज में तो लिखेंगे नहीं कि भाई लोगों के साथ उनको टच में रहना है, उनके साथ कनेक्ट करना है, तो लोगों की लैंग्वेज में लिखना होगा, मराठी में लिखा। और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है सार्वजनिक सत्य धर्म, ये ध्यान रखना, सार्वजनिक सत्य धर्म। ये दोनों किताबें इंपॉर्टेंट हैं। और अभी रिसेंटली जो सिलेक्शन पोस्ट हुआ, जो CPO भी चल रहा है, सॉरी CPO जो हुआ और जो CHSL चल रहा है, उसमें ये तीनों में पूछी गई हैं। गुलाम कभी जो कल ही हुआ पेपर, उसमें पूछी गई गुलामगिरी, ठीक है। तो 1873 में इनकी जो वाइफ थी, जिनका नाम था ज्योतिराव बोल रहा हूँ, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले जी। सावित्रीबाई फूले जी ने विमेंस के लिए, बच्चियों के लिए, इन्होंने एजुकेशन के लिए काफ़ी काम किया, इसलिए इनको फर्स्ट फीमेल टीचर ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। प्लस इन्होंने इन द ईयर 1848 1848 में शी स्टार्टेड दी स्कूल फॉर गर्ल्स, ठीक। चलिए सत्य शोधक समाज के साथ साथ हम एक और समाज पढ़ लें क्या यहाँ पे? या चलिए स्किप करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए, आर्य समाज और सारे समाज आगे देखेंगे। चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म का चयन कीजिए। सेकेंड 5 ईयर प्लान, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, किसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 3 गलत हैं, 1 सही है। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजनाएं, ये भारत ने आज़ाद होते ही इम्प्लीमेंट कर दिया था कि 5 साल का हम प्लान लेके चलेंगे, टारगेट रखेंगे और उसको अचीव करेंगे। साथ ही साथ 20 साल का एक लॉन्ग टर्म भी विजन, लॉन्ग टर्म प्लान भी अपने दिमाग में लेके चलेंगे। और 20 ईयर्स का जो प्लान है उसको बोला गया पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान बोला गया इसको। 5 साल का हो गया 5 ईयर प्लान और 20 साल का हो गया पर्सपेक्टिव प्लान। अब ये जो 5 ईयर प्लान है, ये हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर लिया, या फिर किस कंट्री से, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, किस कंट्री से इंस्पायर हुए? तो जो रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, तो उससे हमने लिया ये। कब स्टार्ट किया, टोटल कितने हुए? तो हमने इसको स्टार्ट किया 1951 से, अप्रैल 1951 से। और 5 साल का प्लान था, तो ऑब्वियस ही बात है कि 5 साल चलेगा, यानी 1956। कब तक? मार्च 1956 तक ये चला। अब ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, उसका फोकस था एग्रीकल्चर पे, जो पहला वाला था, ये ध्यान रखना है। और इसका टारगेट कितना था? टारगेट इसमें था कि हम 2.1% अचीव करेंगे, और अचीव किया कितना फाइनली? 3.6%, यानी काफ़ी ज़्यादा किया उम्मीद से। बट इसका फोकस एग्रीकल्चर पे फर्स्ट वाले का था, ना कि सेकंड का। सेकंड का किस पे फोकस था? सेकंड का फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ये है सेकंड का। और सेकंड में क्या टारगेट रखे थे? सेकंड में टारगेट रखे थे 4.5% का, और अचीव कितना किया? अचीव किया 4.27%, ठीक है। थर्ड का क्या था? थर्ड का था थर्ड 5 ईयर प्लान जो था, टाइम पीरियड भी पता होना चाहिए, 56 पे ख़त्म हुआ, 61 तक ये चला था 1961, और थर्ड स्टार्ट हुआ 1961 से और 1966 तक चला। और इसका गोल था सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट यानी कि खुद पे रिलायड रहेंगे, ठीक है, दूसरों पे नहीं होंगे, एंड सेल्फ जनरेटिव इकोनॉमी, ठीक। फोर्थ 5 ईयर प्लान का जो वो जो गोल था, इसमें फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, ये बिल्कुल सही है। और इसमें यह था कि भाई हमें ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी करनी है। क्यों ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी करनी है?
ग्रोथ विद सस्टेनेबिलिटी इसलिए करनी है क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो काफ़ी जोर का फेल हो गया था। क्यों फेल हो गया था जो थर्ड 5 ईयर प्लान है? जो थर्ड 5 ईयर प्लान है, चलो यहीं पे लिख देता हूँ मैं, जो थर्ड 5 ईयर प्लान है वो फेल हुआ था कुछ कारणों की वजह से। 3 कारण थे। एक तो 1962 में चाइना के साथ हमने वॉर लड़ा, प्लस 1965 में 1965 में पाकिस्तान ने हम पर अटैक कर दिया इस उम्मीद में कि हरा देगा, और फेमाइन भी यानी अकाल भी पड़ गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पे हमने टारगेट रखा 5.6% का, उससे आधे से भी कम अचीव करके घर लौटे 2.4%। और यहाँ तक कि जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसमें भी हमने टारगेट रखा, नहीं माने 5.6% का, और अगेन हम उतना अचीव नहीं कर पाए। ठीक, अब मॉडल पे ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड था? बिल्कुल नहीं, वो हैरेट डोमर मॉडल पे बेस्ड था। तो मॉडल भी यहाँ पे देख लेते हैं। मॉडल कौन कौन से मॉडल? तो जो पहला वाला था वो आपका बेस्ड था हैरेट डोमर मॉडल पे, हैरेट डोमर मॉडल पे। जो दूसरा वाला था वो बेस्ड था पीसी महालनोबिस मॉडल पे। जो तीसरा और जो चौथा था, थर्ड एंड फोर्थ, इनको हम बोलते हैं कि इसको गडगिल फॉर्मूला और इसको गडगिल प्लान पे बेस्ड बोलते हैं। ठीक है, तो गडगिल याद रखना, थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में हो तो फोर्थ के साथ जाइएगा। और फिफ्थ की अगर बात करें तो ये बेस्ड था डीपी धर या फिर रुद्र एलन मॉडल। ठीक है, तो डीपी धर मॉडल भी मेनली याद रखना, डीपी धर मॉडल पे बेस्ड था जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। फर्स्ट और सेकंड की थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे कर लेते हैं कि फर्स्ट का जो ऐसे मैंने बताया एग्रीकल्चर मेन फोकस था, जिसकी वजह से यहाँ पे डैम्स का कंस्ट्रक्शन किया गया, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, दैट इज हाईएस्ट ग्रेविटी डैम विच इज़ द भाखड़ा नंगल डैम, वो कंस्ट्रक्ट किया गया। सबसे लॉन्गेस्ट डैम हीराकुद डैम ऑन महानदी रिवर, उसको कंस्ट्रक्ट किया गया। सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था जिसका मेन था कि तेज़ी से औद्योगिकरण करना है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसके टाइम पे 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे। और इस फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे IIT दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेटअप किए गए थे, स्टैब्लिश किए गए थे। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे जो 3 स्टील प्लांट सेटअप किए गए थे वो एक था रावरकेला उड़ीसा में, दूसरा था दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और तीसरा था भिलाई छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन ये पूछता है कि कहाँ पे हैं और हमने किसकी हेल्प से सेटअप किया। तो रावरकेला की अगर बात करें तो ऐसे याद रखना है कि केला हमने खाया जर्मनी के साथ मिलके, केला खाया। ठीक है, केला खाया। दुर्गापुर की अगर बात करें तो दुर्गा जी की पूजा हमने करी यूके के साथ, ब्रिटेन के साथ। और भिलाई हमने पिलाई करी किसकी? यूएसए की। किसके साथ मिलके? यूएसएसआर के साथ मिलके। ठीक, दुर्गा जी की पूजा हमने यूके के साथ मिलके क्यों करी? क्योंकि यहाँ के ऐसे याद कर लो कौन है भी प्राइम मिनिस्टर, तो ऋषि सुनक है। और अभी उनका रिसेंट में आया था कि मतलब आया था स्टेटमेंट कि भाई मैं प्राउड हिंदू हूँ, है ना, तो इसलिए उनके साथ दुर्गा जी की पूजा करी गई। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एकदम मतलब ये फंडामेंटल ड्यूटी देखते ही एसएससी के आँखों में एकदम चमक आ जाती है। इस हो ही नहीं सकता क्वेश्चन ना पूछे फंडामेंटल ड्यूटीज़ से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो पहली बात यह है, इट वाज ओरिजिनली नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं बात करता हूँ ओरिजिनली, दैट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया, अडॉप्ट किया गया। दैट डेट वाज 26 नवंबर 1949, जिस दिन हम अपना संविधान दिवस मनाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन संविधान अपनाया था, अडॉप्ट किया था। तो जब ओरिजिनली बोलता हूँ तो इस दिन की बात कर रहा हूँ, तो ये पार्ट नहीं था उसका। तो फिर कैसे बना पार्ट? तो कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर द इंदिरा गांधी, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इनकी चेयरमैनशिप में इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने बोला कि हाँ फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने बोला ये 8 फंडामेंटल ड्यूटी हम दे रहे हैं, इनको ऐड कर दो। इंदिरा गांधी बोली ऐसे कैसे ऐड कर दें, हम भी तो अपना कुछ ऐड करेंगे। तो इन्होंने 5 इनकी ड्यूटी ली और 5 खुद अपने आप से लगाई, और टोटल 10 ड्यूटी ऐड कर दी। अब कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में कोई चीज़ ऐड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, कुछ भी चेंज करने के लिए करना पड़ता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन अंडर द आर्टिकल, अनुच्छेद 368 368 के तहत। तो इन्होंने भी कर डाला अमेंडमेंट, 42 नंबर का अमेंडमेंट, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, छोड़ो उसको। 42 अमेंडमेंट किया इन्होंने। कब हुआ था ये 1976 1976 में हुआ था। ये फैक्ट ध्यान रखना, 8 ड्यूटी रिकमेंड करी थी, पूछा जाता है। ठीक है, 42 अमेंडमेंट।
कोई पर्टिकुलर पार्ट होगा, आर्टिकल होगा जिसमें ऐड करी गई। तो पार्ट नंबर 4A भाग नंबर 4 का आर्टिकल नंबर 51A अनुच्छेद नंबर 51 का, यानी कि 51A में ड्यूटी ऐड है। अब तुमको लगेगा कि एक ही फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी है क्या, जो एक ही आर्टिकल है? नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी जैसे बताया 10 ऐड करी, लेकिन सारी की सारी इसी में डाल दी। किस तरह से? इस तरह से 51A सब क्लॉज बना दी, 51A सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी, सब क्लॉज सी, इस तरह से बना दी, जिनके बारे में भी बिल्कुल नहीं देखेंगे कि 51A क्लॉज ए में क्या है, बी में क्या है, वो हम आगे देखेंगे जब कोई क्वेश्चन आएगा। अभी के लिए दो ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो जो अभी मैं बता रहा हूँ, अभी जो मैंने बता दी चीज़ें उस पर, और दूसरा बनेगा जो मैं बताऊंगा कि इसमें क्या, ए में क्या, बी में क्या, सी में क्या। इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी से, और क्वेश्चन आता भी ज़रूर है। एक कमेटी बनी थी जस्टिस वर्मा कमेटी, उसके बारे में भी नहीं होगा तो आगे डील कर लेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रखिएगा, ठीक है। सरदार स्वरण सिंह कमेटी बनी, 8 ड्यूटी रिकमेंड करी उन्होंने। और किस कंट्री से ये विजन लिया इन्होंने कि फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए? अगेन रशिया से इन्होंने ये विजन लिया, और 1976 में 42nd अमेंडमेंट से ऐड करी। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। और जस्टिस वर्मा कमेटी जो लीगल एनफोर्समेंट की बात करती है उसके बारे में देखेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रख लो कि ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि वाद योग्य नहीं है। यानी कोर्ट में आप ये नहीं जा सकते कि देखो यार ये फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो नहीं कर रहा है, इसको कोर्ट में डाल दो। और ये सिर्फ ओनली टू इंडियन सिटीजन्स हैं, यानी कि फॉरेनर्स के लिए ड्यूटी नहीं दी गई है कि तुमको ये चीज़ें करनी है यहाँ पे। बस अभी के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इन पंजाब इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ खालसा पंथ। पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन की स्मृति में मनाया जाता है? खालसा पंथ तो हुआ क्या था, 1699 की बात है, 1699 में। इस समय रूल कर रहा था औरंगजेब रूल कर रहा था, और इस समय 9वें सिख गुरु तेग बहादुर भी थे। अभी औरंगजेब के बारे में पता है कि ये कट्टर मुस्लिम था। कट्टर मुस्लिम जो मैं बोलता हूँ इसका मतलब ये है कि इसने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, ना जाने कितने लोगों के। अब आम आदमी तो कर लेगा, और बहुत लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। कश्मीरी पंडित्स का जो है काफ़ी मतलब मास लेवल पे धर्म परिवर्तन करवाया गया, रिलीजियस कन्वर्जन करवाया गया। गुरु तेग बहादुर, पहली बात तो इनसे कुछ हिंदू जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने अर्ज किया कि प्लीज़ हमारे रिलीजन को सेव करिए, और दूसरा औरंगज़ेब चाहता था ये भी इस्लाम धर्म को अपना लें, तो इन्होंने पहली बात तो मना कर दिया, और जो कश्मीरी पंडित्स के कन्वर्जन है उसको रेजिस्ट किया, ये जो जबरन धर्म परिवर्तन हो रहा था, जिसकी वजह से औरंगज़ेब ने इनको मरवा डाला। औरंगज़ेब ने क्या किया, इनका वही ना सर कलम करवा दिया, जिसकी वजह से इनके जो बेटे थे द 10th सिख गुरु गोबिंद सिंह जी, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। गुरु गोबिंद सिंह, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में ध्यान रखिएगा, इन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो है खालसा पंथ की स्थापना करी थी। और इससे पहले गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवाई गई थी औरंगज़ेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर की, और 1699 में 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी, जो कि 10वें सिख गुरु थे और अंतिम सिख गुरु थे। खालसा पंथ इज़ लाइक अ वॉरियर क्लास जो खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, और ये है इट इज़ सेलिब्रेटेड टू बैसाखी सेलिब्रेटेड टू कॉमेमोरेट द फॉर्मेशन ऑफ द खालसा पंथ। बैसाखी, ये बैसाख के मंथ में, बैसाख का मतलब होता है जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके टाइम पे इसको सेलिब्रेट किया जाता है बैसाखी को। कौन सा महीना होता है? ये हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल मई का महीना होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये भी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन एसएससी का कि चैत्र, बैसाख, माघ ये सब पता होने चाहिए, तो एक एक करके हम पता कर लेंगे। जैसे अभी तुमको याद हो गया ना बैसाख, बस बैसाख याद कर लो तुम, अप्रैल मई, फिर आगे देखेंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, बैसाखी, ठीक। और ऐसे ही ध्यान रखना अकाल तख्त की भी स्थापना हुई थी, इससे पहले हो चुकी थी। अकाल तख्त इज़ लाइक की सीट ऑफ दी सिख, सीट का मतलब अमृतसर में इसको बनाया गया था कि जो भी रिलीजियस और मिलिट्री डिस्कशंस करने हैं वो यहाँ पे होंगे अकाल तख्त में। इसकी स्थापना करी गई थी बाय दी गुरु हरगोबिंद सिंह, जो कि
छठवें सिख गुरु थे गुरु हरगोबिंद, जो पांचवें थे वो अर्जन देव थे, और उनकी भी हत्या करवाई गई थी किसके द्वारा? जहांगीर ने हत्या करवाई थी, क्योंकि उसका जो बेटा था, उनका नहीं, उसका जो बेटा था यानी जहांगीर का, वो खुसरो खान था, और उसको गुरु अर्जन देव जी ने शरण दे दी, जिसकी वजह से उनको सरकलम करवा दिया था उसने। ठीक है, गुरु हरगोबिंद सिंह जो कि छठवें सिख गुरु थे, सिक्स्थ सिख गुरु थे, इन्होंने इसकी स्थापना करी थी इन द ईयर 1606। आगे बढ़ते हैं। द टर्म बैक स्टिक इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स और स्पोर्ट्स? निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी या फिर वॉलीबॉल? भाई स्टिक है, छड़ी किस में यूज़ करते हैं? बैडमिंटन में तो हाथ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसका आप काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लिखने के लिए, है ना, ठीक है। बास्केटबॉल, हॉकी और बास्केटबॉल में, सॉरी बैडमिंटन बोलो, बास्केटबॉल में आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं। बैडमिंटन में भी अगर आप देखें तो वो रैकेट होता है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं। बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, तो वहाँ पे रैकेट होता है हमारा, ठीक है। हॉकी में हम स्टिक का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। हॉकी में और कौन क्या होता है? तो हॉकी में अगर हम बात करें तो ड्रिबलिंग भी करते हैं हॉकी में। ड्रिबलिंग का मतलब होता है बॉल को ऐसे ड्रिबल करना, ऐसे 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 धीरे धीरे लेके जाना। अच्छा, बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग होती है। बास्केटबॉल में बॉल को ड्रिबल किया जाता है, धीरे धीरे उसको जो गोल पोस्ट होता है उसके पास लेके जाया जाता है, ड्रिबलिंग होता है। ध्यान रखना, जो पिवट टर्म है वो भी एसोसिएटेड है बास्केटबॉल से ही। हॉकी से अगर हम बात करें तो ड्रिबलिंग हो गया, स्कूप जो वर्ड है वो हो जाएगा, अंडर कटिंग हो जाएगा, एस्ट्रो टर्फ हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रो टर्फ। हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं जरा बताइए। वॉलीबॉल में कितने प्लेयर होते हैं ये जल्दी से बताइए, ठीक है। बैडमिंटन में अगर बात करें तो 4 हैंड होता है, बैक हैंड होता है। 4 हैंड और जो बैक हैंड हैं ये टेबल टेनिस में भी होते हैं, ठीक है। 4 हैंड मतलब कि आप सीधा हाथ से खेल रहे हैं, बैक हैंड का मतलब अपने हाथ को घुमा दिया और पीछे वाले साइड ऑफ बल्ले से खेल रहे हैं आप, ठीक है। स्मैश हो गया, ये सब हैं बैडमिंटन से। बैडमिंटन का जो नेट होता है उसकी हाइट पूछ लेता है, बताएगा कोई? ये इसकी जो हाइट होती है बैडमिंटन नेट की वो ग्राउंड से कितनी होती है? बात अगर करें हम बास्केटबॉल में नंबर ऑफ़ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ़ प्लेयर भी जान लीजिए यहाँ पे। बास्केटबॉल किस तरह से हम इसको याद करते हैं कि भाई 5 बास्केट लेके आओ, उसमें 6 वॉली रख लो, ठीक है, उसमें आप क्या करो 6 वॉली रख लो, ठीक है। 7 दिन आपको हैंड और नेट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको जल्दी बेस मिल जाएगा, ठीक है। तो 5, 6, 7, 9 इस तरह से आप, और बस 8 वाला मिसिंग है। 5 बास्केट, 6 वॉली, 7 दिन और 8 नहीं है, बस सीधे उसके बाद 9 है। हॉकी में अगर बात करें तो हॉकी में कितने होते हैं? हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। हॉकी हो गया, फुटबॉल एंड जो हमारा क्या बोलते हैं क्रिकेट हो गया, उन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। और कबड्डी में कितने होते हैं ज़रा बताइए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 5.1 फीट होता है, ठीक है, 5.1 फीट, ठीक है। ये एक्चुअली 5 फीट होता है सेंटर पे, और किनारों पे क्योंकि सेंटर पे थोड़ा सा लटका हुआ होता है ना, हल्का सा नीचे होता है, आपने भी देखा होगा, और यहाँ पे 5.1 फीट का होता है। बस 5 फीट याद रखो, बस चलेगा काम, ठीक है। और जो क्या मैंने आपसे पूछा था कबड्डी, तो कबड्डी में होते हैं 7 खिलाड़ी, 7 प्लेस। अगला है 10th नंबर क्वेश्चन। केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम इज, यानी बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? क्विक लाइम बिना बुझा हुआ है, ये तो है बुझा हुआ है, बुझ गया, ये स्लेग्ड लाइम्स को बोलते हैं, बुझ गया। कैसे बुझ गया है? जब हमने बिना बुझा, यानी कि जो CaO है जिसको क्विक लाइम के नाम से जानते हैं, इसकी रिएक्शन जब हमने करवाई H2O के साथ, वाटर के साथ जब हम करवाते हैं तो स्लेग्ड लाइम मिलता है, जिसको कि हम ध्यान रखिएगा कि जो सीमेंट वगैरह की जो फैक्ट्री होती है सीमेंट बनाने में भी इसका हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ एक रिएक्शन होती है, 2 रिएक्शन है। पहली बात तो कौन सी रिएक्शन पढ़ा है, पहली वाली कि दूसरी वाली? चलो पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये तो यहाँ पे यहीं पे देखते हैं, आगे जगह है क्या? हाँ है, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस जो होता है, दैट इज़ जो बुझा हुआ चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी जब हम रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन के साथ, 2 रिएक्शन इसकी इंपॉर्टेंट होती है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन, तो इससे बनता है CaOCl2, जिसको हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण इसको हिंदी में बोलते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर कहाँ पे यूज़ होता है? ये यूज़ होता है ब्लीचिंग करने में, एज अ डिसइंफेक्टेंट। ये मैं लिख देता हूँ, ये क्या है? विरंजक चूर्ण हिंदी में, और इंग्लिश में ब्लीचिंग
पाउडर, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अलग अलग नोट्स मिलेंगे। इसको हम वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन है गैस, क्लोरीन गैस, ये बहुत ही पावरफुल एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट काम करती है, डिसइंफेक्टेंट एजेंट, तो इसलिए इसको हम वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं। प्लस इसको हम ब्लीचिंग में भी यूज़ करते हैं, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन हो गया, ठीक है, वुड एंड पल्प इंडस्ट्रीज़ में इसको, वुड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, किसके लिए? ब्लीच करने के लिए, चीज़ों को साफ़ करने के लिए। और आगे अगर हम बात करें इसकी दूसरी रिएक्शन जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें इसको हम, जो दीवार होती है, तुमने देखा होगा कि पुट्टी लगाते हैं, पुट्टी के बाद क्या फिनिश आता है, एकदम मज़ा आ जाती है। आता है कि नहीं आता है? क्यों आता है? क्योंकि ये पर्टिकुलर रिएक्शन वहाँ पे काम कर रही होती है। और ये बैलेंस नहीं, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 2 मोल्स लेते हैं, यहाँ पे 2 मोल्स लेते हैं, ठीक है, तो हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि इस तरह से कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको बोलते हैं, ध्यान रखना, इसको हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। ये तो इसका कॉमन नेम है ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण। अब इसमें क्या करते हैं कि जब हम जैसे लगा के छोड़ देते हैं, तो देन उसके बाद होता ये है कि ये जब लगाने के छोड़ने के बाद CO2 जो होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, आपको पता है एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, CO2 है, 0.036% मात्रा में है। तो ये रिएक्ट कर जाता है CaOH के होल ट्वाइस से और बना देता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कि हम मार्बल के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम लाइमस्टोन के नाम से जानते हैं, जिसको कि हम चॉक के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे पूछता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट? निम्नलिखित में से किस साइट पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है भारत में? विजयवाड़ा, रावतभाटा, नरौरा या फिर तारापुर? तो तारापुर यहाँ पे हम देख लेते हैं। तारापुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे तो सबसे पहले जरा बताइए किस ईयर में, अगर आप बता सकें तो, किस ईयर में यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर को स्टैब्लिश किया गया? तो ये सबसे पहला बना था। गुजरात में है ककरापार। देन यहाँ पे आएंगे राजस्थान में, तो आपको राजस्थान देखने को मिलेगा, प्लस जो रावत भाटा है, रावत भाटा भी कहाँ है? राजस्थान में, ठीक है, ये इसी को रावत भाटा के नाम से जानते हैं। और नरोरा की अगर बात करें यूपी में पड़ता है। देन आते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक में आपका कैगा एटॉमिक पावर प्लांट, और तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट। एक तो कलपक्कम देखने को मिलेगा और एक मिलेगा आपको कुंडनकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कलपक्कम वाला पक्का पूछेगा, ठीक है। अप्सरा वो न्यूक्लियर रिएक्टर है, ध्यान रखना। यहाँ पे जो पहला हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर सेटअप किया गया था दैट वाज अप्सरा। ये क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर। सेडिमेंट्री रॉक हम अभी पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने बताया नहीं, मुझे पता है कुछ लोग आप में से तेज हैं तो उन्हें पता होगा, ठीक है। चलिए, और इसको कब सेटअप किया गया था? 1969 के टाइम पे इसको सेटअप किया गया था। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दूसरा कौन है? कुंडनकुलम। अब ये क्यों पूछेगा आपसे कलपक्कम वाला? इसलिए पूछेगा क्योंकि यहाँ पे अभी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के तौर पे ये काम कर रहा है, और अगर सक्सेसफुल हो गया तो आफ्टर रशिया इट विल बिकम दी सेकेंड कंट्री टू डू सो। और ये रशिया की हेल्प से ही इसमें हमने कुछ यूनिट्स लगाई हैं। अभी PM मोदी ने विजिट किया था, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो फ्यूल यूज़ करते हैं, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो फ्यूल यूज़ करते हैं, यूजुअली हम यूज़ करते हैं किसको? या तो यूरेनियम को या तो प्लैटिनम को। वो फ्यूल जितना बर्न होता है, वो बर्नड फ्यूल फिर से फ्यूल बनता नहीं, जितना फ्यूल यूज़ करता है उससे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर लोग। इसमें हम जैसे यूरेनियम का ये आइसोटोप है, समस्थानिक है 92U235, इसमें न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं। जब हिट करवाते हैं तो बेरियम निकलता है, क्रिप्टन निकलता है, और 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन निकले तो अभी ये क्या है कि एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। जैसे कि अभी मैंने आपको केस्लर्स सिंड्रोम बताया था करंट अफेयर वाली क्लास में, कि स्पेस में मान लो कि कोई सैटेलाइट है, उससे कोई टकराया, वो टूट गई, 5-6 उसके ढेरों टुकड़े हो गए, तो अब और ज़्यादा टुकड़े हो गए तो उनकी और प्रोबेबिलिटी कि वो किसी सैटेलाइट से टकराएंगे, तो वो एकदम चेन रिएक्शन बन जाती है। तो वो चेन रिएक्शन यहाँ पे होती है। अब ये न्यूट्रॉन यहीं पे डायरेक्टली हिट करे आके, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? और ये चेन रिएक्शन की अगर बात करें तो स्लो डाउन हो, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। तो मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, प्लस कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं। कंट्रोल रॉड्स का यूज़ करते हैं इस चेन रिएक्शन को स्लो डाउन करने के लिए, स्लो डाउन करते हैं, जिसमें कि यूजुअली हम बेरियम जैसे रॉड्स हैं, जो बोरॉन की जो बनी हुई रॉड्स हैं उनका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। कंट्रोल रॉड्स, जैसे ये फ्यूल है यूरेनियम, ठीक है, ये यूरेनियम में फ्यूल रखा हुआ है यहाँ पे, मान लो बहुत भयंकर हो गई तो क्या कंट्रोल रॉड्स को अंदर डाल देंगे, स्लो हो जाएगी रिएक्शन,
ठीक है, मतलब एक चेन रिएक्शन रुक जाएगी। मॉडरेटर का काम ये होता है कि न्यूट्रॉन को हिट करवाए यहीं पे, कहाँ पे, यहाँ पे हिट करवाए, सीधे आके इधर उधर ना जाए, सीधे इसी यूरेनियम पे जाके हिट करे। तो इसमें हम किसका यूज़ करते हैं, और ध्यान रखना बोरॉन और हो गया, यहाँ पे हम जो कैडमियम की रॉड है उसको भी यूज़ करते हैं। मॉडरेटर के तौर पे हम हैवी वाटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जैसे यूजुअली हम बोलते हैं D2O, ठीक है, D2O। आज पब्लिक बहुत है, हाँ आज पब्लिक बहुत है, रोज़ नहीं पब्लिक रहती है, आज ही पब्लिक है और रोज़ रहेगी भी नहीं आखिर तक, आज ही के दिन है, क्योंकि नया नया है ना, तो नया नया काफ़ी जोश रहता है। जो लास्ट तक रहेगा उसी का सिलेक्शन होगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर अब तो सब आप ही से पढ़ने लगे तो फिर सबका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा। जो लास्ट तक बना रहेगा, ठीक है, लेवल उसी के निकलेंगे, पहली बात, ठीक है, जो लास्ट तक बना रहेगा, लास्ट तक खड़ा रहेगा, और जो वहाँ पे जाके कोई ब्लंडर नहीं करेगा, ठीक है। अब यही इसी बात का कंपटीशन बनेगा, ठीक है। तो हैवी वाटर और ग्रेफाइट को हम यूज़ करते हैं एज मॉडरेटर। इन्हीं को ही हम कूलेंट के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। कूलेंट क्या होता है, ये जब पूरी रिएक्शन हो रही है तो इसमें हीट बन रही है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो उसको हम अभी ट्रांसमिट करेंगे एज अ यूज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में, उसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाने के लिए, तो वो कूलेंट ही ट्रांसफ़र करते हैं हीट को, उसमें भी हम हैवी वाटर का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ें तो आंसर क्या हो जाएगा, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन, ये मैंने क्या बताई थी, ये रिएक्शन है जहाँ पे एक बड़ा न्यूक्लियस है छोटे छोटे 2 न्यूक्लियस में टूट रहा है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, यानी कि परमाणु विखंडन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, जहाँ पे बड़ा न्यूक्लियस छोटे छोटे न्यूक्लियस में टूट रहा है। जरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बता दो इसमें, ठीक है, बता पाओ तो ठीक, नहीं तो आगे देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, किसको जानते हैं सरोद सम्राट के नाम से। तो पहली बात, जो सरोद होता है ये हमारा एक तरह का स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि इसमें स्ट्रिंग्स लगी हुई हैं, यानी इसीलिए इसको हम तंतु वाद्य यंत्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तंतु वाद्य यंत्र, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है इसमें। और सरोद सम्राट हम बोलते हैं अमजद अली खान जी को, अमजद अली खान। आमिर अली खान जी की अगर बात करें तो ये तानपुरा और तबला बजाते हैं, तानपुरा और तबला बजाते हैं। किशन महाराज, पंडित किशन महाराज, ये भी तबला बजाते हैं और बनारस घराना से बिलोंग करते हैं। घराना भी मैं आपको साथ साथ करवाता रहूँगा, ठीक है, बनारस घराना। और पंडित रविशंकर जी की अगर बात करें, अगर प्रसाद नहीं, पंडित सिर्फ रविशंकर की अगर बात करें तो वो सितार से संबंधित हैं। अभी हम ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे, सितार का कोई क्वेश्चन आएगा वहाँ पे हम पंडित रविशंकर के बारे में डीप में जाएंगे। अभी थोड़ा सरोद के एक्सपोनेंट हम देख लेते हैं, ठीक है। सरोद के एक्सपोनेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया, चलो अभी के लिए इतना याद रखो। तो अमजद अली खान का नाम याद रखो, राजीव तारानाथ, बहुत चांसेस है पूछे जाने के, बिकॉज अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है जून के महीने में ही, राजीव तारानाथ। बुद्धादेव दासगुप्ता, ठीक है, बुद्धादेव दासगुप्ता हो गए हमारे, ठीक है। और कौन कौन हो गए, जैसे राजीव तारानाथ हो गए, बुद्धादेव, अली अकबर खान हो गए, राजीव तारानाथ के गुरु थे अली अकबर खान, ठीक है, अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, ये सब हैं सरोद के एक्सपोनेंट, अलाउद्दीन खान। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स हड़प्पन सिटीज़ हैव नॉट बीन फाउंड, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं। हड़प्पा की अगर बात करें तो ये, इसको हम हड़प्पा क्यों बोलते हैं, इसको हम एक्चुअली में बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सभ्यता जो कि एक अर्बन सिविलाइजेशन था, जो कि क्या था, अर्बन सिविलाइजेशन था, यानी शहरी लोग थे यहाँ पे। और वो हमें कैसे पता चलता है कि टाउन प्लानिंग वगैरह सारी चीज़ों से, तो और वो सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से इनकी टाउन प्लानिंग थी। लेकिन अभी के लिए ये इंडस रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड था ये पूरा सिविलाइजेशन जो है, जो कि अर्बन सिविलाइज था। अब इसकी अगर हम बात करें तो इंडिया और मेनली पाकिस्तान वाले रीजन में था, मेनली इंडिया और पाकिस्तान में था। इसकी अगर हम बाउंड्रीज डिस्कस करें तो कुछ इस तरह से थी। नॉर्थ में इसकी जो साइट थी नॉर्दर्न मोस्ट, वो मांडा थी, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सदर्न मोस्ट की अगर बात करेंगे तो दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्टर्न मोस्ट की अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर, जो कि कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है। एंड वेस्टर्न मोस्ट की अगर बात करेंगे तो सुतका गेंडोर है, जो कि कहाँ पे है, ये अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है, तो पाकिस्तान में लेकिन ईरान के बॉर्डर में, यहीं पे ग्वादार पोर्ट और यहीं पे भारत ने लिया है ऑपरेशनल राइट्स किसके,
चाबाहार पोर्ट के इन दी ईरान। और जरा बताइए, अभी रिसेंट में मैंने आपको सितवे पोर्ट भी पढ़ाया था, सितवे पोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है वो बताइए। और जो बांग्लादेश का एक पोर्ट का नाम बताया था जिसके अभी हम ऑपरेशनल राइट्स ले सकते हैं, उसका नाम भी। तो उत्तराखंड में आपको हड़प्पन साइट देखने को नहीं मिलेगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो पहली साइट डिस्कवर हुई थी उसका नाम हड़प्पा था। अब ये डिस्कवरी करी किसने थी? तो ये डिस्कवरी करी थी 1921 के टाइम पे, 1921 में दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी जी ने डिस्कवरी करी थी। किसकी? हड़प्पा की। ये हड़प्पा जो है ये इंडस रिवर के किनारे नहीं लोकेटेड था, ये पूरा सिविलाइजेशन हड़प्पा नदी इंडस नदी के किनारे लोकेटेड था। लेकिन हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा खुद ये रावी नदी के किनारे स्थित था। इसमें वन ऑफ दी जो लार्जेस्ट साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जिसका नाम है मोहेंजोदारो, मोहेंजोदारो, ये लोकेटेड था इंडस रिवर के बैंक्स पे। और इसकी डिस्कवरी करी RD, दैट इज़ राखल दास बनर्जी, दयाराम साहनी दैट इज़ DR और ये RD, ठीक है, राखल दास बनर्जी। क्वेश्चन पूछता है जब ये डिस्कवरी हुई थी 1921 में, तो भारतीय पुरातत्व विभाग दैट इज़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। और लेकिन फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये भी ध्यान रखिएगा, फादर बोलते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम जी को, अलेक्जेंडर कनिंघम जी को फादर ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कौन सी रिवर, कौन सी दो साइट हैं, किसने डिस्कवरी की थी, कौन SI का चेयरमैन था और कहाँ कहाँ पे इसका एक्सटेंट था। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। हड़प्पन सिटीज़ 2 पार्ट में डिवाइडेड थी सारी, एक्सेप्ट 1 जो कि आपकी वो थी धौलावीरा, ये सारी चीज़ें। अच्छा, एक और साइट पढ़ लेते हैं और जो कि है लोथल। लोथल के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट वॉज द एंशियंट पोर्ट, यानी कि ये प्राचीन बंदरगाह था जो कि भोगावा नदी के किनारे स्थित था, भोगावा नदी के किनारे स्थित था। और इस हड़प्पन जो या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था वो तो आपको ध्यान रखना है 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व, दैट इज़ 2500 से लेके 2500 से लेके 2500 से लेके 1750 BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से 2500 साल पहले से लेके 1750 साल तक। ठीक है, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन यहाँ पे रहा। और ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि सेम टाइम पे ही यहाँ पे इराक का एक सिविलाइजेशन था जिसको बोलते थे मेसोपोटामिया। इराक का सिविलाइजेशन था मेसोपोटामिया। ये मेसोपोटामिया के साथ ये लोग ट्रेड किया करते थे, व्यापार किया करते थे। और इसलिए जैसे अभी पहले क्वेश्चन में देखा था कि विजयनगर तो आज हम बुलाते हैं उसको, लेकिन वो लोग जो उनके समकालीन थे कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे, वैसे ही मेसोपोटामिया वाले इनको मेलुहा के नाम से बुलाते थे। तो ये खुद भी मेलुहा के नाम से ही खुद को बुलाते होंगे। वो तो हम बोल देते हैं हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई तो हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखना मेलुहा कौन है? मेलुहा ये मेसोपोटामिया के नहीं है, ये हड़प्पा वाले हैं लोग हैं जो हमें मेसोपोटामिया से पता चलता है, क्योंकि इनकी स्क्रिप्ट को तो हम डिसाइफर ही नहीं कर पाए थे, पता ही नहीं लगा पाए थे, क्योंकि इन लोगों ने बॉस्टिफिडॉन स्टाइल में लिखा था। बॉस्टिफिडॉन क्या होता है कि इस तरह से लिखा था, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट नहीं, राइट से लेफ्ट, देन लेफ्ट से राइट, इस तरह से। ठीक है, और हम पता नहीं चला पाए थे बिकॉज इनकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, पिक्चर्स में इन्होंने सारी चीज़ें लिखी थी। हु रोट द बुक वेल्थ ऑफ नेशंस? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक किसने लिखी? दैट इज जॉन मेनार्ड गिनीज, एडम स्मिथ, इरविंग फिशर या फिर दादा भाई नरोजी। और यहाँ पे डॉकयार्ड भी मिला था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यहाँ पे एंशिएंट पोर्ट है, पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। ठीक है, यानी कि जहाँ पे शिप रुकते हैं, और उसी को ही हम डॉकयार्ड के नाम से जानते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस ये बुक लिखी है एडम स्मिथ जी ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, जिनको कि हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर अगर हम थोड़ा सा और कंसाइज कर लें तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। बिकॉज जो पूरी इकोनॉमिक्स है, जो पूरा इकोनॉमिक्स, जो पूरा अर्थशास्त्र है, उसको हम दो हिस्सों में, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, जो इकोनॉमिक्स है, जो अर्थशास्त्र है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र, मैक्रो यानी कि समष्ट अर्थशास्त्र। माइक्रो के फादर एडम स्मिथ को बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर बोलते हैं जॉन मेनार्ड गिनीज को, जो पहले ऑप्शन में लिखे हुए हैं। अब मैक्रो माइक्रो में अंतर क्या होता है? तो माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे डील करते हैं, यानी एक इंडिविजुअल या फिर जब हम कंपनी लेवल पे डील करते हैं तो उसको हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जैसे डिमांड, सप्लाई, ये सब जो पढ़ते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है, जो हम बड़े लेवल पे पढ़ते हैं, एज अ कंट्री पूरा एज अ होल पढ़ते हैं, या फिर एज अ पूरा
हम बोल सकते हैं पूरा वर्ल्ड, सबको पूरा ग्लोबलाइज वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में आता है, जिसको समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, जिसमें कि हम नेशनल इनकम, जीडीपी, ये सब कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। जॉन मेनार्ड कीनीस की अगर बात करें तो इनकी किताब है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरल थ्योरी, और ज़रा बताएंगे किस देश से बिलोंग करते थे, किस कंट्री से थे। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये बिलोंग करते थे इंग्लैंड से, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इरविन फिशर हम देखेंगे, इन्होंने मनी इल्यूजन की थ्योरी दी थी, ठीक है, थ्योरी ऑफ मनी इल्यूजन, इन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी और उसमें इन्होंने बताया था धन अवधारणा के बारे में, मनी इल्यूजन के बारे में। और दादा भाई नौरोजी जी की फेमस बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें कि इन्होंने ड्रेन थ्योरी की बात कही है, यानी किस तरह से अंग्रेज़ों ने पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, किस तरह अंग्रेज़ों ने ड्रेन किया है हमारी वेल्थ को, लूटा है हमारी वेल्थ को, संपत्ति को। यही सेम किताब कल आपके CHSL वाले पेपर में पूछी गई कि ड्रेन थ्योरी किसने दी, पेपर ये बुक नहीं पूछी, ड्रेन थ्योरी किसने दी, तो दादा भाई नौरोजी ने दी। इनके रिगार्डिंग अब आगे देखेंगे चीज़ें जब आएंगी, कांग्रेस के कितने सेशन लीड किए, पहली बार पॉवर्टी लाइन दी, सारी चीज़ें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। 15th, वेयर इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनिंग लोकेटेड। आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में अभी तो ख़त्म हो गई होगी, ठीक है, मैं पोस्ट करना भूल गया कि कैसा क्या है, ठीक है, मैं एक बार पोस्ट कर दूंगा, चलो अभी क्लास ख़त्म होने के बाद। आई वोंट बी सरप्राइज कि ये क्वेश्चन अगर आज CHSL में आ जाए या फिर अभी जो 12 तारीख तक चल रहा आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये आया नहीं है, ये इट इज़ नॉट दी PYQ, ये मेरे हिसाब से आने के चांसेस हैं कि CHSL में ये लैंड होगा भी, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग, ठीक है, होपफुली हो जाए। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग में लोकेटेड है, ठीक है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। अरुणाचल प्रदेश में आपका लोकेटेड है, इंपॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, ये कल पूछा है पहली शिफ्ट में CHSL की, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये लोकेटेड है अरुणाचल में, दिरांग करके जगह पड़ती वहाँ पे, लेकिन इतना डीप में नहीं जाएगा, दिरांग वैसे मैं बता देता हूँ लेकिन जाएगा नहीं वे। उत्तरकाशी ऑफ उत्तराखंड में लोकेटेड है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, जो कि सेकंड शिफ्ट में, हाँ सेकंड शिफ्ट में पूछा, ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये सेकंड शिफ्ट में पूछा उसने, ठीक है। अब हो सकता है ये आज या फिर जल्दी देखने को मिल जाए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डोलिंग फॉर्म्स, ऐसे जीवों को उदाहरण की पहचान करें जो मुक्त तैराकी और तली में रहने वाले रूप हैं। जू प्लैंकटन, जेलीफिश, फाइटोप्लैंकटन या फिर नेक्टन। फ्री स्विमिंग है, नेक्टन नहीं हो सकते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, प्लैंकटन और नेक्टन। प्लैंकटन वो लोग होते हैं जो कि उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि खुद से वो तैर सकें, उनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि जैसे मान लो पानी इधर को बह रहा है तो वो इधर को बह सकें। नेक्टन हो सकते हैं, कैसे? अच्छा, ये प्लैंकटन दो तरह के होते हैं, फाइटो और जू प्लैंकटन। फाइटो का मतलब होता है क्या? फाइटो का मतलब होता है एक तरह से फोटो से डिराइव्ड है वर्ड लाइट। अब लाइट अगर कोई ले रहा है तो उससे फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, जैसे प्लांट में। अभी तो मैंने तुम्हें नहीं बताया प्लास्टिड के बारे में, क्योंकि आगे देखेंगे, अभी और भी लेक्चर हैं, एक ही लेक्चर में नहीं खत्म करना है, वन शॉट वाली क्लास नहीं है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल करता है, तो जो फोटोसिंथेसिस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी अपना खाना जो खुद से बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो जो समुद्र होता है, पानी के पेड़ हैं, पानी के पेड़ हैं फाइटोप्लैंक्टन, फोटोसिंथेसिस से खाना बनाते हैं, ठीक। अब ये जो खाना बनाए इस पे जू प्लैंकटन फीड करेंगे, खाएंगे। जू प्लैंकटन कौन होते हैं? बड़े छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जू का मतलब होता है एनिमल, तो ये एनिमल स्पीशीज़ हैं, यानी एनिमल किंगडम से बिलोंग करेंगे। जैसे तुमने जेलीफिश का नाम सुना होगा, जेलीफिश ये फिश नहीं होती है, ध्यान रखना, ये मछली नहीं होती है, ये निडेरिया फाइलम से बिलोंग करता है, ठीक है। अभी फाइलम वाइलम क्या होता है अभी मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर पता है तो देख लो, निडेरिया जेलीफिश, ठीक है। तो जू प्लैंकटन जो है क्या है? जू प्लैंकटन एनिमल है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि अगेंस्ट द करंट फ्लो नहीं कर सकते, ये फाइटोप्लैंकटन फीड करते हैं। इसके ऊपर आते हैं जू प्लैंकटन पे जो फीड करते हैं उनको नेक्टन बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं। देखो इस तरह से पूरा होता है हमारा जो समुद्र का पूरा सिस्टम होता है। ये ऊपर वाला जो जोन होता है उसको फोटिक जोन बोलते हैं, फोटो जहाँ पे लाइट आ सकती है। नीचे जो होता है उसको ए फोटिक जोन बोलते हैं, जहाँ लाइट नहीं आ सकती है। जहाँ लाइट नहीं आ सकती है उसमें दो पार्ट हैं, एक तो ट्विलाइट
और दूसरा है एबिसल जोन, जहाँ नो लाइट लिखा हुआ ना, इसी को बोलते हैं एबिसल जोन, जहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं आती है, बिल्कुल ठंडक रहती है। ठीक है, तो ये रहते हैं यहाँ पे। जैसे ये है, मान लो जैसे आपके ये सब है ना जीव, इनको तुम ऊपर ले आओ फट जाएंगे ये, कहे से यहाँ पे इतना भयंकर प्रेशर लग रहा होगा, तो इनका बॉडी भी अंदर से ब्लड उतना ही प्रेशर लगा रहा होगा बैलेंस करने के लिए, तो बाहर यहाँ पे जहाँ तक लाओगे ना इनको, यहाँ तक फट जाएंगे। ठीक है, ये क्या है, जैसे स्पर्म वेल है, ये आपके हैं ट्विलाइट जोन में। तो अभी ध्यान रखना, ये पेलागिक भूल जाओ, अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये सब भूल जाओ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, ये स्लोप होता है, ये राइज होता है, ये अबिसल प्लेन होता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, फोटिक और एफोटिक, इसी में ये सब देख सकते हैं। फोटिक जोन में ही फाइटोप्लैंक्टन है और जूप्लैंक्टन है, खत्म बात। ठीक, तो आंसर इसका मैंने नहीं बताया है, आंसर इसका एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, बॉटम ड्वेल करते हैं, आंसर जूप्लैंक्टन होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन वॉट फॉर्म इज़ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आर बॉडी, यानी कि हम जो भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप से संचित होती है, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, माल्टोस या फिर स्टार्च। जब हम खाना खाते हैं, ठीक, किस लिए खाते हैं, ताकि एनर्जी मिले। मैं बोल पा रहा हूँ, मैं लिख पा रहा हूँ, आप देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। तो इसके लिए तुरंत, जैसे मैंने खाया ना खाया, तो तुरंत एनर्जी की जो नीड पड़ती है ग्लूकोज दे देता है। लेकिन सारा खाना एकदम से तो एनर्जी में यूज़ नहीं, खाना खाया और पूरा एनर्जी जितना चाहिए था यूज़ हो गया बस। अब मान लो मुझे कुछ काम करना है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा, ऐसा तो होता नहीं। हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है कि आगे जब यूज़ होगा तो फिर उसको ग्लूकोज में तब्दील करके इसको एनर्जी दिलवाएंगे और फिर ये काम करेगा, फिर ये लेक्चर लेगा, फिर ये लेक्चर देखेगा, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। इट इज़ स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। जब नीड होती है तो ग्लूकोज, जो कि सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर होती है, वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट मिल मिल के तब ग्लाइकोजन बना है। माल्टोस क्या होता है, माल्टोस होता है जिसको हम सीरियल शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे कि गेहूं वगैरह होता है, जो रोटी खाते हैं उसमें हल्की सी मिठास होती है, तुम उस मिठास को तब फील करोगे अगर कभी तुम मिलेट्स होते हैं ना हमारे, मोटा अनाज, बाजरा की रोटी खाई कभी, बाजरा की रोटी खाई है कभी, बाजरा की हो गई जोंडी जिसको बोलते हैं, मतलब जोंडी अलग होता है, उसकी सफ़ेद कलर की जोंडी की रोटियां बनती हैं। बाजरा की जैसे सीमेंट नहीं होता है, हल्का सा सीमेंट टाइप कलर होता है, उस तरह से इसकी रोटी बनती हैं। तब उसके बाद जब तुम उसकी खाओगे ना, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ पे सर्दियों में बनती हैं, है ना, तो जैसे मम्मी पहले बाजरा की और चूल्हे में बनती हैं, चूल्हा तो जानते होगे ना तो बाजरे में पहले मम्मी बनाती हैं, ठीक है, पहले बाजरे वाली खाते हैं, फिर उसके बाद फिर बोलते हैं कि हमें मुंह मीठा करने के लिए हल्का सा वो दे दो, आलू वो गेहूं वाली दे दो, वीट वाली दो, वो हाँ वीट वाली, ठीक है, तो उसमें हल्की सी मिठास तब आपको समझ में आती है। तो वो इसी की वजह से होती है माल्टोस। और माल्टेस करके एंजाइम होता है जिसको ब्रेक करता है माल्टोस को, ठीक है। स्टार्च भी एक तरह का हम बोल सकते हैं कि ये ये भी होता है, ठीक है, सॉरी माल्टोस तो डाईसैकेराइड होगा, ये आपका पॉलीसैकेराइड होगा स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, जैसे कि आलू वगैरह नहीं होता है, तो आलू में जो आलू का जो गूदा टाइप होता है वो, तो उसी को स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। स्टार्च टेस्ट भी होता है जो, चलो खैर देख लेते हैं, चलो उसको बोलते हैं आयोडीन टेस्ट, ठीक है। आयोडीन से उसको स्टार्च टेस्ट करते हैं। आयोडीन अगर डाला और अगर स्टार्च है उसमें तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान रखना, आयोडीन टेस्ट किसके लिए यूज़ करते हैं, स्टार्च किसी चीज़ में है या नहीं है, तो अगर है तो वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन इज़ दी स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, क्लियर। अच्छा, ऐसे ही फ्रूट शुगर क्या होती है, फ्रूट शुगर क्या होती है, तो फ्रूट शुगर होती है हमारी फ्रक्टोज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18th। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1906 एट डैश। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में बंगाल पार्टीशन होता है उसकी वजह से होती है। सलेवा से ग्लूकोज कन्वर्ट टू माल्टोज, बिल्कुल मीठी हो जाती है, बिल्कुल। सर हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया करो, कोशिश तो करते हैं, मैं और कोशिश करूँगा, अगर कहीं के मैं भूल जाता हूँ, ठीक है। ब्लू, ठीक है, प्रोटीन पिंक, रिया खा जा रिया। सर मेरी गर्लफ्रेंड का यूपीएससी प्री हो गया, अमित कुमार। हाँ तो बस ऐसे तुम रोते रहो, हैं, उसका यूपीएससी प्री हो गया और तुम्हारा भी एसएससी नहीं हो रहा है वैसे तो प्री हुआ है, चिंता ना करो, मेंस में भी, मेंस होना है, इंटरव्यू होना है, फिर मेरिट लिस्ट आएगी, तो रोने वाली बात नहीं है, अभी भी उम्मीद है
ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी थी। क्यों बनी थी? क्योंकि अक्टूबर 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था। क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल पार्टीशन। अब ये पार्टीशन जो हुआ था ये ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल का के तहत हुआ था, लेकिन अभी उसमें बंगाल पार्टीशन में डीप में नहीं जा रहे हैं, बस ध्यान रखना कर्जन की वजह से हुआ था, एक कर्जन करके वॉइस रहा था उसकी वजह से, बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो पार्टीशन के रिगार्डिंग। तो इस पार्टीशन में के दौरान ही एक पार्टी बनती है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल नीति खेलने के लिए इन लोगों ने पार्टीशन किया था अंग्रेज़ों ने, और वो सफल हो गया, जहाँ पे उन्होंने उस समय का बंगाल, जहाँ पे 1/4 पूरे भारत की जनता, ब्रिटिश भारत की जनता 1/4 यहीं पे रहती थी, तो इसको वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दिया। वेस्ट में रहते थे हिंदूज़ मोस्टली, और ईस्ट में रहते थे मोस्टली ये हिंदी बोलते थे, और ईस्ट में रहते थे मुस्लिम जो कि मोस्टली बांग्ला बोलते थे। तो यही ईस्ट बंगाल जो है आज मोस्टली उसका जो पार्ट है वो बांग्लादेश है वो आज, ठीक है, मुस्लिम बहुल इलाका। तो बस यहीं पे जो ढाका आज कैपिटल है बांग्लादेश की, वहीं पे ये बनती है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि भाई हम बंगाल पार्टीशन के खिलाफ जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हो रहा है, जिसमें कि हमारे जिसमें कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने ही उस समय बांग्लादेश का जो आज का नेशनल सॉन्ग है अमार सोनार बांग्ला लिखा, भारत का जिन्होंने जनगण में लिखा, ठीक है, अमार सोनार बांग्ला आर गोल्डन बंगाल, ये उसी टाइम पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है। तो सभी लोग जो है मोस्टली कांग्रेस पूरी तरह से एंटी पार्टीशन के खिलाफ थी, लेकिन ये मुस्लिम्स की एक पार्टी बनी जिन्होंने बंगाल पार्टीशन का सपोर्ट किया, ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया 1906 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड देन बाद में हम जाके देखते हैं कि 1911 में यही ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, 1911 में इस पार्टीशन को एन्यूल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रद्द कर देते हैं, जिससे मुस्लिम्स चिढ़ जाते हैं। और उस चिढ़न को ख़त्म करने के लिए ये क्या करते हैं अंग्रेज़ की, बोलते हैं कि देखो हम कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल शिफ्ट किए दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली में मुगल्स बैठते थे, तो दिल्ली को थोड़ा सा मुस्लिम ग्लोरी की तरह देखा जाता था, लेकिन मुस्लिम्स वरंट अपीज्ड, मतलब वो खुश नहीं हुए इस चीज़ से, जिसकी वजह से उन्होंने 1916 में हम जाके देखेंगे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया और एक लखनऊ पैक्ट लेके आए दोनों लोग मिलके। अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, उसको स्किप कर दो, ठीक है। तो ये कब हुआ दिल्ली शिफ्ट, कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट हुआ? 1912 में। बट इसका जो अनाउंसमेंट है वो 1909 का जो एक्ट आया था अधिनियम, जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते हैं, उसी से हो गया था, ठीक। और इस समय कुछ और पार्टीज़ भी, मतलब इस समय तो नहीं, इसके आसपास जो पार्टीज़ बनी वो देख लेते हैं, जैसे कि आप जल्दी जल्दी बताएंगे। CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कब बनी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बनी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कब बनी और किसने बनाई? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी, किसने बनाई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कब बनी, किसने बनवाई? देन आपसे क्वेश्चन बनेगा कि ऑल इंडिया स्वराज या फिर ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी किसने बनाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज़ हैं। तो CPI की अगर बात करें, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दोनों 1920 में बनती, 1920। इसको बनाते हैं MN रॉय, मनींद्र नाथ रॉय, कहाँ पे? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में। देन फॉर्मलाइज करते हैं 1924 में कानपुर में आके। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर बात करें तो नारायण मल्हर जोशी जी इसको बनाते हैं, जोशी साहब, किसके साथ मिल के? लाला लाजपत राय और जोसेफ बाप्तिस्ता, बटिस्टा नहीं, जोसेफ बाप्तिस्ता के साथ, ठीक है। तो लाला लाजपत राय LLR, ये पहले प्रेसिडेंट बने इस पर्टिकुलर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनती है 1934 में। कौन बनाता है? आचार्य नारायण देव, जयप्रकाश नारायण, नारायण लोग बना रहे हैं, मीनू मसानी, बस 3 नाम याद रखने हैं आपको। HRA 1924 से बनती है, कहाँ पे? ये बनती है कानपुर में। कौन बनाते हैं? मेनली सचिन सान्याल इसमें इन्वॉल्व है, सचिन सान्याल, ठीक है। सचिन सान्याल के अलावा आपके क्या बोलते हैं, रोशन सिंह, ये राजेंद्र लहिरी, ये भी इन्वॉल्व थे, ठीक है। रोशन सिंह, राजेंद्र लहिरी, जो कि काकोरी इंसिडेंट जस्ट 1 साल बाद 1925 में होता, उसमें भी इन्वॉल्व थे। 1928 में HSRA, इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये, बस सोशलिस्ट नाम में लग गया है। इसको कहाँ बनाया गया था? फिरोज़ शाह कोटला में, ठीक है, फिरोज़ शाह कोटला में बनाया गया था। और किसने बनाया था? तो इसको बनाया था चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने इसको बनाया था। स्वराज पार्टी की बात करें 1923 में बनती है, इसको ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी बोलते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू जी इसको पार्टी को बनाते हैं, जिसमें ये पहले से प्रेसिडेंट थे और ये सेक्रेटरी बने उसके, ठीक है। हु गेव द बिग बैंग थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। लेकिन अभी इसके बाद कुछ सरप्राइज भी है छोटा सा, उसको तो मिस करिएगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया? लैप्लेस, इमानुएल कांत, लेमाइटर या फिर अल्फ्रेड वेगनर? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स की बात हो रही है,
ये दिया था लेमाइटर ने, जॉर्ज लेमाइटर ने। ये लेमाइटर ने बोला था ये चीज़ 1931 के टाइम पे, वैसे 1927 में इन्होंने दिया और प्रोपाउंड किया था 1931 में, तो 1927 फिर 31 कुछ भी आ सकता है। हबल एक करके साइंटिस्ट थे, जोग्राफिस्ट, उन्होंने पहले अपना लॉ रखा था, उन्होंने अपना एक कांस्टेंट दिया था हबल कांस्टेंट, कि किस तरह से ये बिग बैंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, इस बिग बैंग थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि किस तरह से एक इन्फाइनेटली स्मॉल पार्टिकल था जिसमें एक्सप्लोजन हुआ। जब एक्सप्लोजन हुआ तो इस तरह हमारे डिफरेंट बहुत सारी गैलेक्सीज़ निकल के आई, उन बहुत सारी गैलेक्सीज़ में बहुत सारे यूनिवर्स निकल के आए, और उसी में एक, जैसे मान लो ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, ये गैलेक्सी, इतनी गैलेक्सी हैं, इतनी गैलेक्सी हैं, इन्हीं में से एक गैलेक्सी में क्या है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इन्हीं में से कोई गैलेक्सी होगी मिल्की वे गैलेक्सी, और उसमें भी ढेरों सोलर सिस्टम है, ढेरों सोलर सिस्टम। तो ज़रा बताइए कि सोलर सिस्टम के ओरिजिन की थ्योरी किसने दी थी, कब दी थी, ये इंपॉर्टेंट है। और हमारी अर्थ की एज कितनी, उम्र कितनी है, तो ऐसे ही ये हुआ कि किस तरह से एक्सप्लोजन हुआ, और ये एक्सप्लोजन हुआ और इनके बीच में कैसे पता चला कि हमें, मतलब ये एक्सप्लोजन हुआ कि आज भी इनके बीच में दूरी जो है बढ़ रही है गैलेक्सीज़ के बीच में। फिर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनको कि हम कॉस्मोलॉजी के तहत पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स जिसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजी लॉजी, ठीक है, यूनिवर्स की स्टडी को, तो उसमें हम ये चीज़ देखते हैं कि भाई किस तरह से इनके बीच में इंक्रीज़ हो रही है डिस्टेंस, और यही इंक्रीज़ तो हो रही है डिस्टेंस, लेकिन यही चीज़ बोली थी हॉयल्स जी ने, ये चीज़ हॉयल्स जी ने बोली कि इंक्रीज़ तो हो रही है डिस्टेंस, लेकिन इनके बीच की जो एवरेज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, एवरेज जो घनत्व है वो कांस्टेंट है, एवरेज डेंसिटी। इसी को बोलते हैं हॉयल्स की स्टेडी स्टेट थ्योरी, यही है हॉयल्स की स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जॉन लेमाइटर ने दी थी। एल्फ्रेड वेगनर के बारे में आगे पढ़ेंगे जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। लैपलेस इमैनुअल कांत कौन है, इन्होंने ही ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम की थ्योरी दी थी, ठीक है, इन्होंने दी थी। इमैनुअल कांत थे एक, जो कि जर्मन फिलोसोफर एंड साइंटिस्ट थे। इनके बारे में ये कहा जाता था, इतने टाइम के पाबंद थे कि एक बार ये अपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर लेने के लिए जा रहे थे, कीचड़ में उनकी चप्पल फंस गई, तो उन्होंने सोचा पीछे जाके चप्पल निकालेंगे तो हम लेट हो जाएंगे कुछ सेकंड, इतने टाइम के पाबंद थे, तो उन्होंने निकाली नहीं, एक चप्पल पहन के गए ठीक है, पता नहीं अब ये ट्रू है कि नहीं। तो इमैनुअल कांत के बारे में की अगर बात करें तो उन्होंने 1755 में सबसे पहले ये थ्योरी रखी, 1755 में, और इसी पे फर्दर काम किया लैपलेस ने, ठीक है, इसलिए इसको हम नेबुलर लैपलेस थ्योरी बोलते हैं। नेबुलर लैपलेस थ्योरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने ये बोला कि जो हमारा सोलर सिस्टम की उत्पत्ति हुई वो नेबुला से हुई। नेबुला क्या है, एक रोटेटिंग क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेज है, और यही रोटेट हो के क्या बन गया हमारा सोलर सिस्टम, जिसमें कि 8 प्लैनेट इवॉल्व हुए और सेंटर पे सन बना। उसकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं लगी हुई है, लेकिन आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्लाउड था, ये घूमा, और जब घूमा तो ऐसे सर्कल्स बन गए, सेंटर पे सन आ गया, ये मरकरी बन गया, वीनस बन गया, अर्थ बन गया, इस तरह से हमारे सारे प्लैनेट और सारे एस्टेरॉइड बन गए, ठीक, इसी घूमने की वजह से। कब दिया गया समझ गया, इसी को जो रोटेटिंग क्लाउड एंड डस्ट एंड गैसेज, इसी को नेबुला बोलते हैं। और ये कब हुआ काम, ये 4.5 बिलियन ईयर्स एगो हुआ। तो एज कितनी हो जाएगी, ये इतनी हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सीजीएल मेंस में पूछा गया था, पिछला वाला जो हुआ था, ठीक है, तो यही एज हो जाएगी अर्थ की। और एज हम निकालते कैसे हैं, कार्बन डेटिंग वगैरह जो कुछ तकनीकें होती हैं उससे निकालते हैं। तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि मतलब ओरिजिन ऑफ जो यूनिवर्स की जो बिग बैंग थ्योरी वो बाद में आई, सोलर सिस्टम की पहले आई, लेकिन एक्चुअल में तो यूनिवर्स पहले बना होगा, सोलर सिस्टम बाद में। विथ विच लास्ट क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द फोक डांस तरंग मेल एसोसिएटेड। तो तरंग मेल किससे एसोसिएटेड है, गोवा, मध्य प्रदेश, केरला या फिर तमिलनाडु। घर 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 ठीक है, चलो, हाँ, घूमा हो गया। तो तरंग मेल हमने कैसे, ये पहली बात तो गोवा के हैं, गोवा के हम कैसे याद करेंगे सारे, ये एक मांडवी लड़की थी तो मांडो याद हो गया हमको। उसको क्या था, गोवा जाना था, किस लिए, घोड़े गाड़ी देखने, गांव में रहती थी ना, गांव में, तो इसलिए इसको घोड़े गाड़ी देखने जाना था। तो घोड़े से घोड़े मुड़नी, गाड़ी से ताल गाड़ी और फुगड़ी देखने जाना था। और किस लिए जाना था, वहाँ पे बीच है भाई, बीच में हमें पता है, सी शोर में तो वो क्या बोलते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। रोहित शर्मा जैसा हो गया मेरा अरे वो क्या हो गया ठीक है, वो कर दो, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही
उसको बीच में क्योंकि चलती है वो मतलब क्या चलती है, तरंग चलती है, यानी कि वेव्स चलती हैं, या फिर हवाएं लैंड ब्रीज सी ब्रीज चलती हैं, तो उसको पतंग उड़ाना है। तो पतंग उड़ाने, पतंग से तरंग, तरंग मेल हो गया जो लिखा हुआ है। अब जिसके साथ गई थी अपने घर के किसी सदस्य के साथ, पापा के साथ, तो उन्होंने बोला कि अब चलो, चलो मतलब धलो, ठीक है, तो धर लो यानी कि अपना सामान रख लो और चलो, चलो धलो जो भी आपको याद रखना है, चलो गांव चलना है, ठीक है, गांव, गांव से गांव, तो इसलिए तुम रो मत, ठीक है, क्योंकि जो जैसे उन्होंने बोला कि चलो धलो, धर लो सामान को, तो रोने लगी। उन्होंने बोला रो मत, गांव चलना है, ठीक है, तो इसलिए सो जाओ जल्दी से जाके, सो जाओ, ठीक है, और अपने कुनबे में जाके सो जाओ। तो कुनबे ये सारे कहाँ के हो जाएंगे, गोवा, ये सारे गोवा के आपके क्या हो जाएंगे, फोक डांस हो जाएंगे, ठीक है। फोक डांस क्लासिकल डांस में क्या अंतर होता है, उसमें आपको नहीं जाना, पूछेगा भी नहीं आपसे, ठीक है। अंतर तो ये होता है कि क्लासिकल आपके लिमिटेड होते हैं हर, ठीक है, और स्टेट्स इन्वॉल्व मतलब होते हैं, बट फोक डांस मल्टीपल स्टेट के हो सकते हैं। फोक डांस को इंपॉर्टेंट कोई ओकेजन वगैरह में वो किया जाता है उसको परफॉर्म, ठीक है। एमपी से अगर बात करें, मध्य प्रदेश में, तो अक्सर अक्सर गोरियाँ लोग, यानी कि अक्सर गोरियाँ लोग, गोरिया से भगोरिया, ठीक है, क्या करती हैं, मंच पे खड़ा नाचती हैं, मंच पे खड़ा नाचती हैं, खड़े हो के नाचती हैं एकदम, ठीक है, और अपनी अदाएँ दिखाती हैं, अदा, ठीक है, और कैसे अदा दिखाती हैं, फूल पत्ती रख लेती हैं और जवारा रख लेती हैं, ठीक है, जवारा, ठीक है, किस में रखती हैं, किस में रखती हैं, मटकी में रखती हैं, और फिर क्या करती हैं, ताली बजाती हैं। तो ये सारे हो जाएंगे मध्य प्रदेश के। अच्छा, केरल के भी देख लेते हैं, केरल के भी देख लेते हैं, केरल 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 के देख लेते हैं, कानी अट्टम, ठीक है, कानी अट्टम, काली अट्टम, तो नी अट्टम, ली अट्टम, ये सब आपके हो जाएंगे यहाँ के, कानी अट्टम, काली अट्टम। केरल का हो जाएगा ओट्टम थुलाल, ठीक है, ओट्टम थुलाल हो जाएगा। यहीं का आपका थेयम हो जाएगा। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में आपका क्या हो जाएगा, कावड़ी अट्टम, या फिर इन शॉर्ट कावड़ी, जैसे कावड़ यात्रा होती है तो वैसे इसमें कावड़ी होती, कावड़ लेके जाया जाता है, ठीक है। कुदिरई अट्टम, ठीक है, यहाँ पे ली अट्टम दी अट्टम नहीं, यहाँ पे कुदिरई करके, कुदिरई अलग है और अट्टम अलग है ना। देवर अट्टम, यहाँ पे क्या है, ली अट्टम नहीं अट्टम, ठीक है। तो ये हैं सारे स्टेट्स के। ऐसे धीरे धीरे हम सारे फोक डांसेस वगैरह ख़त्म कर लेंगे। अब क्या आप सरप्राइज़ के लिए रेडी हैं, बताइए। बड़ी शर्म आ रही है बोलते हुए मुझे, क्यों? क्योंकि उन्होंने सरप्राइज़ दिखा दिया है, लेकिन मैं सोच के आया था कि इस तरह से तो बोलना है लेकिन तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जल्दी से बताओ कि क्या तुम रेडी हो, तो तुम भी बोल दो हाँ सर रेडी है, तो अच्छा लगेगा हमें। जल्दी से बताओ क्या आप रेडी हैं। अच्छा, 8,900 लाइक्स हो गए, क्या बात है यार, काफ़ी लोगों ने लाइक कर रखा है वीडियो को, थैंक यू। रेडी है, रेडी है, चलो देख लिया तुमने, हमें पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर का शॉट लेंगे, करंट अफेयर का शॉट हम लेंगे, जहाँ पे हम लास्ट में अभी के लिए तो 2 क्वेश्चन करंट अफेयर के मैं रखा करूँगा डेली, और वो 2 करंट अफेयर लेटेस्ट नहीं होंगे। जिस पैटर्न पे एसएससी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न पे ये करंट अफेयर के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, ठीक है, डिज़ाइन किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन, दैट इज़ 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग, 106वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन लग क्या मतलब 90% चांस है कि ये क्वेश्चन आपका CGL एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। CGL में अगर ये ना पूछा गया, जो 10% चांस है, तो 95% चांस है कि फिर MTA से पूछा जाएगा, और अगर उसमें 5% वो ले लेते हैं कि नहीं पूछा गया, तो 100% पूछा जाएगा स्टेनो में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि था 128 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। मतलब क्या हुआ सर, तुम थे मतलब, तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि देखिए कई सारे बिल आते हैं, वो या तो मान लेते लोकसभा में या राज्यसभा ने नहीं पास किया, या फिर दोनों ने पास कर दिया, राष्ट्रपति ने सहमति नहीं थी, तो काफ़ी सारे बिल ख़त्म हो जाते हैं, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो इस तरह से काफ़ी बिल ख़त्म हो जाते हैं। तो यानी कि जितने हमारे 128 बिल आज तक पार्लियामेंट में पास हुए हैं, जिसमें से कि पूरी तरह से पारित, यानी कि बिल एक्ट तभी बनता है जब वो लोकसभा से ही पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, और प्रेसिडेंट उसमें एसेंट देता है, सहमति देता है। तो आज तक 106 बिल ऐसे हैं जिनको सहमति मिली है, ठीक है। तो ये 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, और ये 128 नंबर का बिल था, जिसमें कि ये बात कही गई थी कि 33% या फिर 1/3 रिजर्वेशन दिया जाएगा विमेन को। कहाँ पे,
कहाँ पे दिया जाएगा ये रिजर्वेशन? ये रिजर्वेशन दिया जाएगा इन दी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, दैट इज लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा और विधानसभा में ये आरक्षण दिया जाएगा विमेंस को, लेकिन इमीडिएटली ये इन्फोर्स नहीं हो जाएगा। इमीडिएटली नहीं आ जाएगा ये अभी रफली आप ये मान लो कि जब एक वो होगा, मतलब आप ये मान लो कि रफली उस अभी कितना चल रहा है 2029 सॉरी 2024 तो आप ये मान लो कि 2029 तक रफली जाके 2029 तक जाके कहीं पे आपका रिजर्वेशन एनफोर्स होगा, लागू होगा। तो सही आंसर यहाँ पे होगा, ये क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में, रिजर्वेशन। ओके ठीक है, ऑप्शन में चेंज करना भूल गया। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रिजर्वेशन टू, इसको ये कर लीजिए रिजर्वेशन टू, और इसमें ऑप्शन नंबर डी टिक लगा लीजिए। रिजर्वेशन टू किससे? रिजर्वेशन टू विमेन से डील करता है, ठीक है। एक्चुअली पिछले क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन तो मैंने चेंज कर दिया, बाकी 3 करना भूल गया क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन सेट करने में बिजी हो गया। और अगला क्वेश्चन तुम देखना चाहोगे? बताओ जल्दी से। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, रिजर्वेशन टू विमेंस, ठीक है। विमेन के लिए रिजर्वेशन दिया गया इन दी लोकसभा एंड इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। और इसको पीएम मोदी ने, ध्यान रखना, बोला था नारी शक्ति वंदन एक्ट, नारी शक्ति वंदन एक्ट, ठीक है, ये बोला था पीएम मोदी जी ने। और आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, हु वॉन द यूएस ओपन 2023 विमेंस टाइटल? 23? हाँ 23, क्योंकि 24 का तो तुमसे कुछ पूछेगा नहीं एसएससी, तो इसलिए 23, ठीक है। आंसर तो हिला डाला, आई सिलेक्टेड एमओडी दिल्ली, सब गलत। अच्छा तुम लोग आंसर ये कर रहे थे क्या? अच्छा, तुम तो काफ़ी तेज निकले। कुछ लोग केरल तमिलनाडु भी आंसर कर रहे हैं, वाह जी वाह। नहीं वाह जी वाह, ठीक है, केरल तमिलनाडु भी आंसर आ रहे हैं, बहुत सही, यानी गलत ऑप्शन नहीं था। यूएस ओपन 2023 विमेंस टाइटल किसने जीता? तो ये जीता कोको गॉफ ने। ऑप्शन नंबर ए, किसको हरा के जीता? ये कहाँ से? यूएस से हैं। और अरेना सैबेलेंका कहाँ से? बेलारूस से हैं। ये इनको हराया, विमेंस टाइटल जीता यूएस ओपन का, ठीक है। यूएस ओपन का उन्होंने विमेंस टाइटल जीता। अभी यूएस ओपन या तो 2023 वाला पूछेगा, जो कि ईयर एंड में होता है, एकदम लास्ट में जाके होता है ये। जैसे अभी कल परसों से ही चालू हुआ है विमल्डन चालू हुआ, चल रहा है अभी, विमल्डन चल रहा है, जो कि सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। ग्रैंड स्लैम क्या होता है? चारों ओपन, यूएस फ्रेंच हो गया, विमल्डन हो गया और यूएस ओपन, इन्हीं को चारों को मिला के ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। उसमें सबसे पुराना विमल्डन है, जो अभी चल रहा है, 1877 में स्टार्ट हुआ था, 1877 में, और अभी ख़त्म हुआ है। तुम्हें अभी करंट अफेयर में पढ़ाया है जून वाले में, फ्रेंच ओपन, जिसको कि रोलैंड गॉरेस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये पूछेगा, शायद ही पूछेगा, ठीक है। और वैसे भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे जाने के चांसेस हैं, जो कि सबसे पहले ही होता है साल में, जनवरी के लमसम होता है जाके, जैन फेब में। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के आपसे पूछ सकता है विनर। और यहाँ पे ये भी आपको बताना है कि मेंस से टाइटल किसने जीता यूएस ओपन 2023 का। तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन तो 24 की बात कर रहे हैं, लेकिन अर्ली पार्ट ऑफ 24 में हुआ था, तो इसलिए पूछ सकता है। तो इसकी अगर हम बात करें, मेंस में जीता था जैनिक सिनर ने फ्रॉम इटली। किसको हरा के जीता था? डैनियल मेडवेडेव को हराया था। वो तो नहीं पूछता किसको हराया था, लेकिन ठीक है, जैनिक सिनर याद रखना। और फीमेल में किसने जीता? ये बेलारूस की एराना सैबेलेंका ने जीता, सैबेलेंका। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जो मेंस टाइटल है ये जीता नोवाक जोकोविच ने, नोवाक जोकोविक। और अभी जो फ्रेंच ओपन है वो तो आपने देखा अभी हम लोगों ने, कार्लोस, बता देता हूँ इसको भी, लेकिन शायद ही पूछिए, कार्लोस अल्कराज ने जीता फ्रॉम स्पेन। और जो फीमेल वाला जीता है वो जीता है किसने? ईगा स्वेतक फ्रॉम पोलैंड, ठीक है। ये नोवाक जोकोविक ने जीता, किसको हरा के? इन्हीं को हरा के, डैनियल मेडवेडेव को हरा के, इनको हरा के जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता। लेक्चर होता है ख़त्म। ज़रा बताइए कि आपका कितना स्कोर आया और आप नोट्स कैसे ले सकते हैं, बता देता हूँ आपको, ठीक है। स्कोर, हाँ स्कोर बिल्कुल मैं बताना, आई थिंक आपको भूल गया होगा कि आप स्कोर भी अपने कैलकुलेट करेंगे हर एक लेक्चर में। और जो भी आज स्टूडेंट रेगुलर हैं, सारे तो नहीं होंगे, लेकिन मैं आग्रह आपसे ये कर सकता हूँ कि प्लीज़ रेगुलर रहिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट भेजते रहते हैं, सर ये रेलवे के लिए, सर रेलवे के लिए अलग से सीरीज स्टार्ट कर दो, यूपीएससी आरओ के लिए स्टार्ट कर दो, इसके लिए स्टार्ट कर दो, उसके लिए स्टार्ट कर दो। सर आप इसको कर लो पीवाई की सीरीज़ के, इस सीजीएल और उसके आसपास के जितने एग्ज़ाम हैं, डीडीए, ईपीएफओ, ये वो सब कुछ आराम से हो जाएगा। जब यूपीएससी प्री में हम लोग 30 से 35 सवाल बना सकते हैं, ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए कि भाई आप
पीसीएस के भी क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पीसीएस निकाल लेंगे इस पीवाई की सीरीज़ से, पीसीएस में भी आपका प्रीलिम्स होता है और मेंस होता है। दीपेंदु जी तो 20 रुपये भेजें, क्यों भाई दीपेंदु जी, ठीक है, तो वो आप निकाल लेंगे, लेकिन उसमें प्री होता है मेंस होता है। लेकिन आप प्री आप किसी भी स्टेट से हों, अभी लड़कों ने वेस्ट बंगाल में मुझे आ चुके हैं कि सर वेस्ट बंगाल हमने निकाला, आंध्रा का, उड़ीसा का, राजस्थान का, ये पीसेस के भी हैं, ठीक है। आपके स्टेट स्पेसिफिक भी क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी सारे, तो वो तो इससे नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जो आप बोलते रहते हो सर रेलवे के लिए, ठीक है, इस आर ओ के लिए, इसके लिए, उसके लिए, आप करिए तो 40 लेक्चर, फिर मिलिएगा मुझसे, चाहे वो जीके और साइंस दोनों ख़त्म करवा दूंगा मैं इसे, जो पूरा आपका जीए का पार्ट है जनरल अवेयरनेस का, ठीक है। कंपटीशन ना बढ़ाओ, अच्छा, तो ये चीज़ है कि भाई आप बस रेगुलर रहिएगा इस सीरीज़ में। जीके और साइंस जो भी जनरल साइंस है, आप खुद फील करेंगे क्या डिफरेंस आ गया आप में, ठीक है। जैसे मैंने बताया, अगर आप ज़ीरो भी हैं, 12th पास करके आए हैं तो भी आपके लिए है, और आपको सारी चीज़ें आती हैं तो भी आपके लिए है। नोट्स कैसे लेने, वैसे तो आप खुद से बनाइएगा जैसे मैंने आपको बताया। तो नोट्स लेने के लिए आप परमार एकेडमी पर जा सकते हैं, ठीक है। परमार एकेडमी एप्लीकेशन है, वहाँ पे आपको कोर्सेज सेक्शन में दिख जाएगा, एक कोर्सेज सेक्शन में दिख जाएगा पीडीएफ कोर्स करके दिख, पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4, ठीक है, पीवाईक्यू सीरीज़ पार्ट 4। और इसमें नहीं होगा तो मैं पुरानी पीवाईक्यू सीरीज़ के भी कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं तो उसके भी लेक्चर्स के जो नोट्स हैं वो डलवा दूंगा। ये जो नोट्स रहेंगे ये आपके इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग रहेंगे। नहीं होगा तो मैं डेमो के लिए पहले जो लेक्चर्स, पहले वाले लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके परमार एसएससी जो टेलीग्राम चैनल है उसी में ही अपलोड करवा दूंगा, परमार एसएससी टेलीग्राम चैनल में, सो दैट आप पहले देख सकें कि नोट्स किस तरह से होंगे, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग होंगे ये नोट्स, ठीक है, पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 के जितने भी सारे आपके लेक्चर्स होने वाले हैं। बाकी इस लेक्चर की जो पीपीटी है, जो स्लाइड है, वो आपको मिल जाएगी परमार एसएससी टेलीग्राम पे, ठीक है। ये जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, परमार एसएससी जो टेलीग्राम है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लस आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो क्विज़ ग्रुप है उसको भी सभी लोग ज्वाइन कर लें, उसमें आई थिंक अभी कुछ 1.5 लाख फॉलोअर्स होने वाले हैं, तो क्विज़ को भी ज्वाइन कर लीजिए। डेली वो ये अटेम्प्ट करिए और 20 क्विज़ तुरंत 5 मिनट में लगाते रहिए। मुश्किल से 10 मिनट आपका लगेगा ये 20 क्विज़ लगाने, मुश्किल से 10 मिनट। अगर आप बहुत आराम से भी लगाते हो तो उन 10 मिनट आपके बहुत फ्रूटफुल होंगे। क्योंकि अभी रिसेंटली CHSL का एग्ज़ाम हो रहा है, CPO का भी हुआ एग्ज़ाम, तो स्टूडेंट ने बोला सर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिले, तो वो आपको लिंक दोनों टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एक PDF मिलेगा। पहले लेक्चर के नोट एज मैं वहाँ पे डेमो डलवा दूंगा, इंग्लिश और हिंदी के कैसे क्या नोट्स रहने वाले वो आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप खुद से बनाते हैं तो वेल एंड गुड, क्लियर, वेल एंड गुड। आप और बाकी जैसे पहले सब्सक्रिप्शन बेसिस पे था, तो ऐसा नहीं है कि भाई इतने का सब्सक्रिप्शन, वो ऐसे सब्सक्रिप्शन, ये मतलब वन टाइम टाइप ही रहेगा फीस, जिसमें पीवाई की सीरीज़ लेक्चर पार्ट 4, ठीक है, कि जो आपको नोट्स, और जैसे ना बताया आप खुद से बना सकते हैं, वेल एंड गुड है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है, कि आप खुद से लेक्चर्स के नोट्स बनाएं, बिकॉज उनको रिवाइज़ करना आपके लिए आसान है। लेकिन आपको लगता है आपके पास टाइम नहीं है और इस तरह से अगर आपको लगता है तो आप फिर उस केस में जो है इसमें पीवाई की सीरीज़ पार्ट 4 से ले सकते हैं नोट्स। CHSL के एनालिसिस 1:30 बजे करते हैं, ठीक है, 1:30 PM पे मिलेंगे हम लोग, जहाँ पे शिफ्ट 1 और 2 का एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग 8:30 PM पे मिलेंगे रात को, जहाँ पे हम लोग पार्ट शिफ्ट 3 और 4 का एनालिसिस करेंगे। इतना एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, हैं? चलो भाई, और आप एक बार कंफर्म करो मुझे कि सभी लोग कितने लोग रेगुलर रहेंगे। सभी लोग तो नहीं रहेंगे मुझे पता है, लेकिन कितने लोग रहेंगे रेगुलर ये बताइए। दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे बेबी ब्लेस जी, दोनों ऑप्शन में नहीं होंगे कि भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक वो डिटॉक्सिफिकेशन पूछा, और दोनों ऑप्शन में होंगे, ठीक है। 6K व्यू में 10K लाइक कैसे हुई? ऐसे हुई क्योंकि 6 लोग ये कांस्टेंट नहीं है, कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और पहले से ही कुछ लोगों ने लाइक करके रखा हुआ है, ऐसे हो सकते हैं। अच्छा 10K हो गए, रे यार अभी तुम मुझे देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, तुम्हें थैंक्स बोल रहा हूँ इसके लिए ठीक है, क्योंकि इतना मतलब तुम लोगों ने प्यार दिया, जबकि मतलब शायद ही मैंने बोला हो, है ना, लाइक वगैरह करने के लिए, ना सिर्फ इस वीडियो में बल्कि कभी भी, लेकिन फिर भी आप लोग करते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अपुन रहेगा, आई विल बी रेगुलर से ज़ाफिर खलीद, इट्स ए के प्रिंस राज, सुमन, पूर्वी, अवंतिका, नॉलेज, खुशी, चौरसिया, सिर्फ ऑफिशियल, ब्रजेश, रोहन, अमन, परवेज़, करण कौशिक, दीपक, ठीक है, सभी लोग रहेंगे, चलो अच्छी बात है। शादाब खान, तो मैंने कब कहा मोहनजोदड़ो? मैंने बोला वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, ज़रा
बैक करके देखो, बैक करो वीडियो को और अभी देखो मैंने क्या बोला मोहनजोदड़ो में, वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट्स, ठीक है। अभी लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट सब आगे देखेंगे हम लोग। एंड मोहनजोदड़ो वैसे इंडिया में अगर से छोड़ दें तो वैसे इंडिया के बाहर मोहनजोदड़ो ही है, तो इसलिए मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला। क्लास संडे को नहीं होगा, एबू हटेला करेक्टर ढीला। यूज़र नेम देखो जरा, एबू हटेला करेक्टर ढीला। तो क्लास संडे को नहीं होगी। किस तरह से क्लास होगी, हम 5 लेक्चर करेंगे वीक में और एक दिन हमारा IRS सेशन होगा, इंटेंस रिवीजन सेशन, जहाँ पे हम 5 लेक्चर्स की चीज़ें रिवाइज कर रहे होंगे, क्विज़ तरह से होगा। और संडे को पता है तुम्हें, जो भी PYQ लेक्चर कर रहे हैं हम लोग, उसका संडे को क्विज़ होगा। संडे को क्विज़ होगी उसकी परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे, सभी के लिए फ्री रहेगी। कहाँ पे रहेगी वो क्विज़, वो रहेगी लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में। लाइव टेस्ट जो आपका हर वीक होता है, उसमें अब PYQ बेस्ड क्विजेज़ हुआ करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे, और संडे को दिन सारी चीज़ें रिवाइज करेंगे। तो बस आपको रेगुलर रहना लेक्चर में, दिमाग के अंदर तो मैं आपकी सारी चीज़ें डाल दूंगा। अभी धीरे धीरे देखिए किस तरह से चीज़ें रिपीट होंगी, और मैं बार बार उन चीज़ को रिपीट कर करके सारी चीज़ें आपके दिमाग में फीड कर देने वाला हूँ। तो आपको बस ये इतना एफर्ट कर लेना है कि पंक्चुअल रहना है एंड थोड़ा बहुत खुद से रिवाइज़ करते रहना है। अगर आपने एकदम ज़ीरो हैं, आपने कोई चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा बर्डन रहे शुरुआत में। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं जो पहले बैच में थे और वो PYQ सीरीज़ में रेगुलर हो गए हैं, ठीक। तो उनके लिए तो काफ़ी स्मूथ चलने वाली, काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें पता है, इक्का दुक्का ही चीज़ें उन्हें नहीं लगें, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग बैच में हैं, नीड नॉट गो इनटू दिस PYQ सीरीज़ पार्ट 4 वाला कोर्स। आपके बैच के अंदर ही वो नोट्स डलेंगे, ठीक है। आपको अलग से ऐसा कुछ बैच में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए बैच वाले जो हैं GK 2.0 या जो GK 2.0 वाले बैच के हैं, वो सब आपको मिलेंगे। जो लेटेस्ट बैच है SSC GK 2.0, उसी के अंदर ही आपको नोट्स मिलेंगे। क्लियर इतनी चीज़, आपको अलग से उसमें नहीं करना है। करंट अफेयर इरिटेट करती है मोहित कुमार, इसीलिए हमने करंट अफेयर शॉर्ट ऐड कर किया है। ये जो करंट अफेयर शॉर्ट ऐड किया इनिशिएटिव, 2-2 क्वेश्चन करेंगे। आप मान लीजिए कि मान लो 40 लेक्चर होते हैं, तो वैसे तो 2-2 करेंगे, बाद में 3-3 ऐसे कर देंगे, तो मान लो 100 क्वेश्चन भी करेंगे, तो वो आप देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। ये इनिशिएटिव इसीलिए लिया है, सो दैट करंट अफेयर्स का भी जो हुआ है थोड़ा सा कम किया जा सके, ठीक है। तो टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा, बस आपको रेगुलर रहना है। थोड़ा बहुत एफर्ट, जैसे मैंने बताया शुरू में, एफर्ट आपको ज़्यादा मारना पड़ेगा, और ये जो एफर्ट है ये धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आई चैलेंज यू कि बस 2 वीक रेगुलर रहें आप, मात्र 2 हफ्ते। उसके बाद आपके, क्योंकि कोई भी हैबिट बनने में वैसे तो 21 दिन लगते हैं, तो फिर भी आप 2 वीक दीजिए। और जब आपकी ये वीक लेक्चर हो जाएँ तो आप देखेंगे 2 वीक हमारे 10 लेक्चर हो जाएंगे। 10 लेक्चर में ही आप अभी मॉक लगाइए आज जाके, और 10 दिन बाद कोई मॉक लगाइएगा GK का, इस बीच लगाइए चाहे ना लगाइए, आप डिफरेंस देख पाएंगे, ठीक है। सीधे आपकी 10 ही लेक्चर में 5-6 नंबर, कम से कम एटलीस्ट 5-6 नंबर का डिफरेंस आ जाएगा आपका, जो कहीं से भी आप मॉक लगाए, ना सिर्फ SSC का बल्कि किसी भी आप जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका आप मॉक लगा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। लूसेंट नहीं मिलती अब घर घर, जब से आए हैं परमार सर, अच्छा। और हाँ, जैसे बुक वगैरह की क्या करनी नहीं करनी है, ठीक है। सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट है ये, ठीक है। कोई बुक और कुछ आपको इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कितना करवाना है और कितना नहीं, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, आप लोग जुड़े इतने सभी लोग, ठीक है। उम्मीद है रोज़ जुड़ेंगे, एंड थैंक यू फॉर योर ऑल दी प्रेज एंड एवरीथिंग। टेलीग्राम से आपको ये PPT की PDF मिल जाएगी, एंड जैसे मैंने बताया PYQ कोर्स में आपका 100 नोट्स होंगे। बाकी आप एक बार देख लीजिएगा, जिनको मैं अपलोड करवा दूँगा बनने के बाद, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।